new series. Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So we have started our new series of class 12 VST. और इस सीरीज में हम VST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं. आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे VST के 9th चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So what is financial management? What is financial planning? What are the important decisions? How is fixed capital requirement decided? And how is working capital requirement decided? These all things we will cover in this lecture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है what is financial management. So financial management refers to efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, and efficient distribution and disposal of surplus for smooth functioning of the company. So फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं. सबसे पहला आता है एफिशिएंट एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब होता है अरेंज करना पैसा. तो सही तरीके से पैसों को अरेंज करना, सही जगह पर पैसों को यूटिलाइज करना, और फिर उससे जो इनकम जनरेट होगी उसे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द शेयर होल्डर्स. दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन चीजें आती हैं. सही तरीके से पैसों को एक्वायर करना, सही जगह पे पैसों को लगाना, यूटिलाइज करना, और सही तरीके से पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करना. तो एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं हमारी कंपनी के लिए, जिसमें पहला आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हमारी कंपनी में कौन कौन से और कितने फिक्स्ड एसेट रखे जाएंगे. फिक्स्ड एसेट मतलब ऐसे एसेट जो हमारी कंपनी में मोर देन 1 ईयर के लिए रहते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर. ये सारे एसेट्स कितने रखे जाएंगे और कौन कौन से फिक्स्ड एसेट हमारी कंपनी में होंगे, इसे डिसाइड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दूसरा आता है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट. नाउ करेंट एसेट आर दोज एसेट्स व्हिच आर इन आवर कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड. तो वो सारे एसेट जो हमारी कंपनी में 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए हैं, उसे हम कहते हैं करेंट एसेट. या वो सारे एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोज आर करेंट एसेट. तो हमारी कंपनी में कौन कौन से और कितने करेंट एसेट रखे जाएंगे, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है. तीसरा आता है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स. हमारी कंपनी को फंक्शनिंग करने के लिए कई सारे पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है. उनमें से कितना पैसा हम शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल से कम टाइम के लिए रेज करने वाले हैं, और कौन कौन सा फंड हम लॉन्ग टर्म के लिए रेज करने वाले हैं. शॉर्ट टर्म का मतलब है कि ऐसा पैसा जो हमने रेज किया है और 1 साल के अंदर ही हम वापस लौटा देंगे. लॉन्ग रन मतलब जो आज हम रेज कर रहे हैं लेकिन 3-4 साल के बाद लौटाएंगे. तो कितना पैसा शॉर्ट टर्म और कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रेज किया जाएगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है. देन ब्रेकअप ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी. जो हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाने वाले हैं उसमें से डेट का कितना अमाउंट रहेगा और इक्विटी का कितना रहेगा. इसका मतलब वो सारा पैसा जो हम बहुत लंबे टाइम के लिए उधार पे ले रहे हैं, उनमें से डेट मतलब बोरोड फंड कितना रहेगा और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा कितना रहेगा. दोनों में फर्क क्या होता है. अगर आप डेट से पैसा लेते हो तो इसे चुकाना आपके लिए कंपलसरी होता है, लेकिन अगर आप इक्विटी से पैसा ले रहे हो, शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको कभी वापस करना ही नहीं है. और डिविडेंड भी जो हर साल आपको इंटरेस्ट वगैरह भी देना होता है, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट के ऊपर. तो किसी साल अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, किसी साल अगर प्रॉफिट कम हुआ तो कम मिलेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो उस साल कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. तो जो डेट होता है वो थोड़ा रिस्की कैपिटल होता है, क्योंकि एक बार आपने यहाँ से पैसा लिया तो आपको वापस करना ही पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देना, और प्रिंसिपल अमाउंट तो कभी देना ही मत. ओके, तो कितना पैसा हम डेट से लेने वाले हैं और कितना पैसा हम इक्विटी से लेने वाले हैं, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है. एंड देन लास्ट में आता है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी चीजें आती हैं, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हमें इंटरेस्ट पे करना रहेगा, ये सारी चीजें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है. जैसे इसने डिसाइड किया कि फिक्स्ड एसेट कितने और कौन कौन से होंगे. अब कितने फिक्स्ड एसेट है उस पर डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कितना शॉर्ट टर्म कितना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा हमें उधार पे चाहिए. अब इस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये सारी चीजें जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखी,
ये सारी चीजें हमारे बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, तो 5 रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? फिक्स्ड एसेट को डिसाइड करना कितना और कौन कौन सा रहेगा, करंट एसेट के अमाउंट और उसकी कंपोजिशन, मतलब कौन कौन से करंट एसेट हमारे कंपनी में रहेंगे ये डिसाइड करना, जो पैसा हमें उधार पे चाहिए उसमें से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स कितना रहेंगे, जो लॉन्ग टर्म फंड्स हम लेने वाले हैं उसमें से डेट और इक्विटी कितना, और लास्ट में सारे आइटम्स जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से ही आते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक लौता ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही मोटिव से या एक ही लक्ष्य से काम करती है, वो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे बढ़ेगी? जब उनके शेयर्स की प्राइसेस मार्केट में बढ़ेंगी। तो मान लीजिए अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे 5 लाख में और आज उसकी मार्केट में कीमत चल रही है 12 लाख, तो ये क्या दिखाता है कि मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। तो जितने में मैंने शेयर खरीदा था उससे ज्यादा उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो वो मेरी वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम ही इसलिए करता है ताकि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। और वो कैसे होगी? जब उनकी प्राइसेस मार्केट में बढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इन प्राइसेस को बढ़ाने के लिए कोई स्कैम नहीं करना, जैसे हर्षद मेहता स्कैम वगैरह हुए थे। ये आपकी ग्रोथ की वजह से बढ़ना चाहिए, तो ये ऑर्गेनिकली आपकी ग्रोथ की वजह से शेयर के प्राइसेस बढ़ने चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ओनली द शेयर होल्डर्स? हमारी कंपनी में तो काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, इवन आपके एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, काफी सारे लोग हैं जिनकी वजह से कंपनी चल रही है। तो सिर्फ हम शेयर होल्डर्स के ही फायदे की बात क्यों सोच रहे हैं, बाकी किसी और के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? बिकॉज शेयर होल्डर्स गेट रेसिडुअल इनकम ओनली। एक साल में कंपनी जितने भी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से बाकी सब लोगों को पहले हिस्सा मिल जाता है। सबको हिस्सा देने के बाद लास्ट में जो बचा कुचा हिस्सा होता है वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगर लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हिस्सा बहुत लंबा बच रहा है, बहुत ज्यादा हिस्सा बच रहा है, दैट क्लियरली मीन्स कि इससे पहले जितने भी क्रेडिटर्स थे, जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं, बैंक का लोन लिया हुआ है, वो सब हम ऑलरेडी रीपे कर चुके हैं, तब जाके इनको पैसा मिल रहा है। तो मान लीजिए अगर मेरी किसी कंपनी ने एक साल में अगर 50 लाख रुपए अर्न किए हैं, तो उसमें से पहले वो एम्प्लॉयज को सैलरी दे देगी, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट मिल जाएगा, गवर्नमेंट को उनके टैक्सेस मिल जाएंगे, सप्लायर्स को उनकी पेमेंट मिल जाएगी। ये सब कुछ पे करने के बाद अगर कुछ हिस्सा बचा तो वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करिए। अगर ये सेटिस्फाइड है तो उससे पहले सारे लोग सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। ओके, तो जैसे ही हम इनके इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं, बाकी के सारे ऑब्जेक्टिव भी अपने आप पूरे हो जाते हैं। वो सारे ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? पीएम, पीएम, पी से हो जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर आप लास्ट में जो बिल्कुल रेसिडुअल इनकम जिनको मिल रही है शेयर होल्डर्स, उनकी वेल्थ को आप मैक्सिमाइज कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपके प्रॉफिट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके जो प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमम होते जा रहे हैं। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स आपकी कंपनी में ज्यादा है। अगर आप हर साल उन्हें ज्यादातर इक्विटी डिविडेंड वगैरह दे पा रहे हो, उनके वेल्थ मैक्सिमाइज कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, तो आपकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब आपने हर एक पैसा बहुत सही जगह पे इन्वेस्ट किया हो, तभी जाके आपकी कंपनी की इतनी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। तो इतनी ग्रोथ हो रही है, दैट क्लियरली मीन्स कि आपने अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं किया, उसे सही जगह पे लगाया था। और फिर आता है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता ही तब है जब सारे क्रेडिटर्स को ऑलरेडी पैसा मिल चुका होता है। तो ये सारे क्रेडिटर्स के थ्रू जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होती हैं वो हम पूरे कर चुके हैं। ये भी दिखाता है कि अगर आपने सिर्फ शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज किया तो ये सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप पूरे हो जाएंगे। प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा, और प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है इसका मतलब आपने पैसों को सही जगह पे लगाया है। अब प्रॉफिट ज्यादा है तो आपके पास लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी, और उससे आपने सारे क्रेडिटर्स के सारी जो कमिटमेंट्स है वो पूरे कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फाइनेंशियल डिसीजंस, व्हाट आर द फाइनेंशियल डिसीजंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड तीसरा डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। स्टार्ट करते हैं पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स और प्रपोजल्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। तो सही तरीके से डिसाइड करना कि अपना पैसा कहाँ पे लगाना है, कौन कौन से एसेट पे लगाना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इससे थोड़ा आगे बढ़े तो ये डिसाइड करना कि कौन से एसेट पे पैसा लगाना है। अभी जो आप एसेट चूज कर रहे हो या तो वो फिक्स्ड एसेट होगा,
या तो वो करंट एसेट होगा। अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो कि कौन कौन से फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना है, तो फिर इसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम हो जाएगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब क्या होता है? इट इज द इन्वेस्टिंग डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्स्ड एसेट्स। ओके, एक बार समराइज कर ली तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है केयरफुली डिसाइड करना कि अपना पैसा आप कौन कौन से एसेट्स में लगाने वाले हो। अगर वो पैसा आप फिक्स्ड एसेट में लगाने वाले हो तो उस डिसीजन का नाम हो जाएगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन? तो क्या क्या इसकी खासियत है, क्यों ये डिसीजन लेना या अच्छे से लेना बहुत जरूरी है? बिकॉज इस पर हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करती है। जहां आप आज पैसा लगाते हो वहां से आपको फ्यूचर में रिटर्न्स आना शुरू होते हैं। तो आपको कितने रिटर्न्स आएंगे, कितनी आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, कितना आपका ग्रोथ होगा, ये डिपेंड करता है आपके आज के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। एज फंड्स इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग रिटर्न इन द फ्यूचर। जिन भी लॉन्ग टर्म एसेट पे आप पैसा लगाते हो वो आपको फ्यूचर में ग्रोथ या फिर रिटर्न्स देती है। तो कितनी ग्रोथ आपको मिलने वाली है डिपेंड करता है कितने अच्छे प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके लिए सही इन्वेस्टमेंट लेना बहुत जरूरी है। फिर आता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें बहुत सारे पैसे लगे हुए होते हैं। तो अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो आपका सारा पैसा, सारे रिसोर्सेस वेस्ट जा सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना बहुत जरूरी है। तीसरा, ऑलरेडी बिजनेस में काफी सारा रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। तो आप कोई भी बिजनेसमैन, कितना ही बेहतरीन बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप बिजनेस से रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं पर उसे हटा नहीं सकते। तो रिस्क हमेशा वहां पे रहता ही है। और ये रिस्क और भी ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाता है जब आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए आपको ये डिसीजन बहुत ही सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। फिर आता है इरिवर्सिबल डिसीजन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और आपने एक बार कहीं पे पैसा लगा दिया तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, पैसा वापस निकाल नहीं सकते उसमें से। और अगर आप ऐसा करने का ट्राई करेंगे तो आपके ज्यादातर फंड्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। सो इट इज इरिवर्सिबल डिसीजन। इसके लिए भी ये फैसला आपको सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। ओके, इसको लिंक करेंगे विद सम स्टोरी। मान लीजिए आपको करना है, फ्यूचर में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको सीए करना है, 12th के बाद आप सीए करना चाहते हैं। अभी सीए करना ऐसा तो है नहीं कि फ्री में हो जाएगा, घर बैठे बैठे काफी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो ये सही जगह पे पैसा लगाना जरूरी क्यों है? क्योंकि पहला इस पर डिपेंड करती है आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सीए कोई ऐसा कोर्स तो है नहीं जो एक आध महीने में हो जाएगा या एक आध हफ्ते में हो जाएगा, इसमें आपके सालों लगने वाले हैं। तो फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा, कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने अपना पैसा कहाँ पे लगाया था, कहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो आपकी फ्यूचर की ग्रोथ डिपेंड करती है आपके आज के डिसीजन पे। फिर आता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। जब आप सीए जैसा बड़ा कोर्स करने जाते हो तो उसमें कोचिंग फीस, आपके नोट्स, आपकी एग्जाम फीस, कई सारे पैसे इसमें लगे हुए होते हैं। और अगर आपने ये फैसला गलत ले लिया तो आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। मतलब आपने अगर कोई गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज कर लिया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। फिर आता है तीसरा, रिस्क इन्वॉल्व। सीए के एग्जाम में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें कई सारे टफ एग्जामिनेशन पेपर सेट किए जाते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर होता है। अभी ऑलरेडी इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कब होगा, कितने अटेम्प्ट्स के बाद होगा। लेकिन उसमें भी अगर आपने किसी गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट में गलत जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो ये तो बिल्कुल डिसाइडेड है कि आपका जो रिस्क है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। रिस्क तो नॉर्मली था ही, पर आपने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो आप अपना रिस्क और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। इसमें रिस्क इन्वॉल्व इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है फोर्थ, इरिवर्सिबल डिसीजन। एक बार एडमिशन लेने के बाद आपको अगर ये समझ में आता है कि यार वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं पढ़ाता है, सब गलत गलत पढ़ाता है, तो पैसा जमा करवाने के बाद आप उस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते, आप पैसा उनसे वापस नहीं ले सकते हो। और अगर आपने करने का ट्राई किया भी तो हो सकता है सामने वाला कुछ रिफंड कर भी दे, पर फिर वो मैक्सिमम अमाउंट काट के पैसा देगा। तो उसकी वजह से आपके काफी सारे वेस्टेज हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके अलावा हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर ये ठीक से नहीं लिया तो सारा पैसा वेस्ट हो सकता है। द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन विल मैक्सिमाइज फर्दर इफ वी टेक द रॉन्ग डिसीजन। तो ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता ही है, ऊपर से अगर आपने गलत डिसीजन लिया तो ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर आता है हमारा लास्ट, इरिवर्सिबल डिसीजन। एक बार डिसीजन लेने के बाद इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिवर्स दैट डिसीजन। और अगर आपने करने का कोशिश किया तो आपके काफी सारे फंड्स उसमें वेस्ट हो जाएंगे। देन what are the factors affecting investment decision? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखते हैं डिसीजन लेने से पहले? वैसे कौन कौन सी बातें हैं जिसको आप देखते हैं, समझते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले?
पहला फैक्टर आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें जो रिटर्न आता है वो कुछ सालों के बाद आता है। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आना शुरू होते हैं वो कुछ टाइम के बाद आना शुरू होते हैं। तो आप ये देखते हो कि क्या उस टाइम तक आपको कुछ रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इस प्रोजेक्ट से होने वाला है या नहीं। तो अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट आपको रेगुलरली इसमें कुछ पैसा या प्रॉफिट्स वगैरह करवा रहा है और एक है जो कि सीधा अभी 5 साल के बाद ही प्रॉफिट देगा, इस 5 साल तक आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, तो उस कंडीशन में आप ए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अगर आज मैं अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करूं तो फर्स्ट डे से मेरे पास ऐसे लाखों बच्चों या 100 बच्चे नहीं मिल जाएंगे। एक आध मिलेगा, फिर 3-4 मिलेंगे, फिर 10-12 होंगे, फिर वो 20-25 होंगे, धीरे 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 करके बढ़ेगा। तो कैश फ्लो पोजीशन बताता है कि जब तक मुझे प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल जाती है, क्या तब तक एटलीस्ट मैं इतना अर्न कर पाऊंगी क्या जिससे मैं अपने कम से कम एक्सपेंसेस बियर कर पाऊं। तो अगर ये पॉसिबल है, क्या उसमें से इतना कैश फ्लो आ रहा होगा, तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट बताता है कि जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो या किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो क्या वो आपको रेगुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न दे पाएंगे या नहीं। अगर वो रेगुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न दे रहा है तो दैट इज अ वायबल प्रोजेक्ट, अदरवाइज उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। जिस प्रोजेक्ट में ये ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड होगा उसी में ही पैसा लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए और बी, आपके पास दो ऑप्शन है कंपनी के या प्रोजेक्ट्स के। ए प्रोजेक्ट आपको 20% का रिटर्न देने वाला है, जबकि बी प्रोजेक्ट आपको सिर्फ 15% का रिटर्न देने वाला है। सो इस कंडीशन में कौन से प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना ज्यादा फीजिबल होगा? ए प्रोजेक्ट पे। तो जो कंपनी या जो प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम रिटर्न्स ऑफर कर रही होगी वहां पर आप पैसा लगाएंगे। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाने वाले हो उसमें आपको कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, पैसा रिक्वायर्ड होता है। तो आप यहाँ पे देखते हो कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी लेबर्स, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स वगैरह आपको लगने वाली हैं, क्या आप उसको इजिली अरेंज कर पाएंगे या नहीं। तो उस पर लगने वाले सारे रिसोर्सेज को अगर आप इजिली अरेंज कर सकते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर उन पे लगने वाले रिसोर्सेस आप अरेंज नहीं कर पाएंगे तो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो 3 फैक्टर्स जो आप ध्यान में रखते हैं डिसीजन बनाने से पहले, वो है पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर उस प्रोजेक्ट में से रेगुलर कुछ इनकम हो रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और रेगुलर इनकम उसमें से नहीं हो रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। रिटर्न अगर किसी प्रोजेक्ट का ज्यादा है तो आप उसी पे इन्वेस्ट करेंगे, जिसपे कम है उसे इग्नोर करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस लगने वाले हैं, अगर वो इजीली अवेलेबल हैं तो उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर वो अरेंज नहीं हो पाएंगे तो उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है नेक्स्ट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। नाउ फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है डिसाइडिंग हाउ मच टू बी रेज फ्रॉम विच सोर्स। कितना पैसा आपको रेज करना है और कौन कौन से सोर्सेज से। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल 50 lakhs, और फिर आप डिसाइड करो कि इन पैसों में से कितना आप ओनर से लेने वाले हो और कितना बोरोड फंड से लेने वाले हो। ना दोनों में फर्क क्या होता है? एक तरफ आपका होता है ओनर्स फंड और दूसरी तरफ आपका होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड जो होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं और ओनर्स फंड कम रिस्की होते हैं फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी ओनर्स फंड से पैसा लिया और फॉर एग्जाम्पल वो पूरा पैसा डूब गया, प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो गया, मैं कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रही हूँ, तो ओनर्स फंड को कोई भी डिविडेंड या इंटरेस्ट देना मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर मैंने वो पैसा बोरोड फंड से लिया था तो मुझे टाइमली उनका इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे मेरा प्रॉफिट हो रहा है तब भी, लॉस हो रहा है तब भी। और एक फिक्स टाइम कंप्लीट होने के बाद मुझे उनका सारा पैसा, सारा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना ही पड़ेगा। इट डजंट मैटर कि मेरी कंपनी ने प्रॉफिट बनाए थे या लॉस बनाए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनका पैसा चुकाना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये रिस्क ज्यादा होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नहीं चुकाएंगे क्या होगा? तो फिर वो बोरोड फंड आपकी कंपनी के एसेट्स बेचकर भी अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, और ऐसे कुछ राइट्स ओनर्स को नहीं होते हैं। ओनर्स आपकी कंपनी नहीं बेच देंगे अगर आप उनको पैसा नहीं लौटा रहे हो। चलता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो आप उनको डिविडेंड दोगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, पर बोरोड फंड को देना ही पड़ता है। लेकिन फिर ओनर्स फंड में अगर ये फायदा है तो एक नुकसान भी है कि इसमें इंटरफेरेंस या कंट्रोल ज्यादा आता है। इंटरफेरेंस और कंट्रोल आ जाता है, जबकि बोरोड फंड में ऐसा नहीं होता। तो मैंने अगर शेयर होल्डर से पैसा लिया है, तो अगर मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए हैं, दैट मीन्स मैंने अपनी कंपनी की ओनरशिप राइट्स बेच दिए हैं। अब जो भी मेरी कंपनी के शेयर खरीदेगा वो मेरी कंपनी का ओनर बन जाएगा, और जैसे ही वो ओनर बनेगा वो मेरी कंपनी के सारे एक्टिविटीज में इंटरफियर करेगा, अपना कंट्रोल दिखाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो
इंडिपेंडेंट है या फ्रीडम है वो चले जाएगी। जबकि बोरोड फंड में ऐसा नहीं होता। बोरोड फंड में उन्होंने पैसा दिया, वो सिर्फ आपसे पैसे की ही उम्मीद रखते हैं कि आप उनको बस पैसा लौटा दो और बात खत्म करो। इसके अलावा उनका कोई भी इंटरफेरेंस या फिर कंट्रोल आपकी कंपनी की एक्टिविटीज पे नहीं होता है। तो कौन सी डील साइन करनी चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट पे हाथ डालना है, किसमें नहीं डालना, ये सारी चीजें खुद डिसाइड करते हो। बोरोवर्स इसमें इंटरफेयर नहीं करते, जबकि ओनर्स इसमें इंटरफेरेंस करते हैं। फिर आता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है फाइनेंसिंग डिसीजन लेने से पहले। तो इन सारे फैक्टर्स को आप याद रखोगे विद द ट्रिक कैश काउंटर्स ऑफ कॉफी। कैश काउंटर्स ऑफ कॉफी, कैश से हो जाएगा कैश फ्लो पोजीशन। ओके, तो अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन काफी अच्छी है तो आप बोरोड फंड ले सकते हो, और अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन काफी खराब है तो फिर आपको ओनर्स फंड ही प्रेफर करना चाहिए, फिर आप बोरोड फंड नहीं लेने चाहिए। नाउ व्हाट इज द रीजन? क्योंकि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन काफी अच्छी है, दैट मीन्स आप अगर आपने किसी से उधार का पैसा लिया हुआ है तो इजिली आप उनका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दोगे, तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बोरोड फंड लेने में। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या कैश पोजीशन काफी खराब है, उस केस में अगर आपने बोरोड फंड लिया तो आप उनको इंटरेस्ट वगैरह प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह वापस करने में आपको डिफिकल्टी जाएगी। और अगर किसी साल आपने उनको वापस नहीं कर पाए तो वो आपके फिक्स्ड एसेट या आपके बिजनेस एसेट्स को बेचकर भी अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। दैट्स वाई वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि विद अ स्मूथ एंड स्टेडी कैश फ्लो कंपनीज कैन इजिली अफोर्ड बोरोड फंड। तो अगर आपके पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप इजिली बोरोड फंड को अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन व्हेन द कंपनीज हैव शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो देन दे मस्ट गो फॉर ओनर्स फंड। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बोरोड फंड को वापस कर पाओगे, कि आपको रिस्क लग रहा है कि नहीं उन्हें नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपको ओनर्स फंड ही लेना चाहिए। फिर काउंटर से हो जाएगा कंट्रोल कंसिडरेशन। हमें पता है कि जब भी हम ओनर्स फंड से पैसा लेते हैं तो उनका कंट्रोल हमारी बिजनेस में आ जाता है। तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अपना कंट्रोल किसी और के साथ शेयर करने में, तो आप ओनर्स फंड ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका सारा कंट्रोल आप ही के हाथों में रहे, पूरे बिजनेस का सारा कंट्रोल आपके हाथों में रहे, आप किसी के साथ वो कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको बोरोड फंड प्रेफर करना चाहिए, ओनर्स फंड नहीं लेना चाहिए। If the existing shareholders want to retain the complete control of the business, then they prefer owners fund. अगर आप पूरे बिजनेस का या कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हो तो आपको बोरोड फंड ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, किसी और के साथ आप कंट्रोल शेयर कर सकते हो, तो उस केस में आप ओनर्स फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काउंटर्स में आर जो है वो कैपिटल है, उस आर से हो जाएगा रिस्क। ओके, रिस्क जनरली ज्यादातर जो रिस्क जो होता है वो बोरोड फंड में होता है और ओनर्स फंड में थोड़ा रिस्क कम होता है। फिर भी आपको डीपली स्टडी करनी चाहिए कि कौन से बोरोड फंड में रिस्क जो है वो सबसे कम है, या कौन से ओनर्स फंड में जो रिस्क है वो सबसे कम है। जिसमें रिस्क कम होगा उसी सोर्स से पैसा उधार लिया जाएगा, और जिसमें रिस्क ज्यादा होगा उस सोर्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द बोरोड फंड एज कंपेयर टू द ओनर्स फंड। The finance manager compares the risk with the cost involved and prefers a security with moderate risk factor. तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो जनरली सबके रिस्क को एनालाइज करता है और फिर ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा नहीं हो, ठीक ठाक रिस्क हो, क्योंकि बिल्कुल रिस्क ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे कम रिस्क वाले प्रोजेक्ट को वो सिलेक्ट करता है, या वहीं से ही सोर्स को वो सिलेक्ट करता है और वहीं से पैसा रेज करता है। फिर आर के बाद यहाँ पे आपको एस दिख रहा होगा, एस भी कैपिटल है। उस एस से हो जाएगा हमारा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। नाउ कैपिटल मार्केट के 4 फेजेस होते हैं। पहले आता है बूम पीरियड, फिर आता है रिसेशन पीरियड, फिर आता है डिप्रेशन पीरियड, और फिर लास्ट में आता है रिकवरी पीरियड। तो मार्केट के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले बूम मतलब तेजी पीरियड चल रहा होता है, फिर धीरे 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 मार्केट स्लो जाता है, फिर पूरी मंदी हो जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उठता है, रिकवर करता है, फिर तेजी आती है, फिर स्लो जाता है, फिर मंदी हो जाती है, फिर रिकवर करता है, और ये स्केल चलता रहता है। अगर तो मार्केट में अभी बूम पीरियड चल रहा है तो आपके शेयर्स मार्केट में आसानी से बिक जाएंगे, तो उस केस में आप ओनर्स फंड से पैसा रेज कर सकते हो। लेकिन अगर तो मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, तो कोई भी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने में रेजिडेंट या हेजिटेट करेगा, वो आपकी कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहेगा, तो उस केस में आपको बोरोड फंड से ही पैसा रेज करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द बूम पीरियड इट इज इजी टू सेल इक्विटी शेयर्स एज पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क। जब मार्केट में तेजी होती है, बूम पीरियड होता है, तो उस टाइम पे आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इजीली बिक जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को रिस्क लेना पसंद होता है।
लेकिन जब अगर डिप्रेशन पीरियड होगा तो आप अपने शेयर्स नहीं बेच पाएंगे, तो उस टाइम पे आपको डेट सिक्योरिटी से ही पैसा रेज करना पड़ेगा। फिर आता है लास्ट में कॉफी में सीओ से हो जाएगा कॉस्ट। कॉस्ट में जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं कंपनी के, वो एनालाइज करते हैं कि अलग अलग सोर्सेस में किस में खर्चा कम लग रहा है। जिस भी सोर्स में कॉस्ट कम लग रहा होगा उसी सोर्स को प्रेफर किया जाएगा। तो माय फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विथ मिनिमम कॉस्ट। तो जिस सोर्स में पैसा कम लग रहा होगा वहीं से पैसा लिया जाएगा, और जिसमें ज्यादा खर्च आ रहा है उस सोर्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। फिर आता है हमारा काउंटर ऑफ कॉफी में कॉस्ट से ये कॉस्ट हो गया, फिर एक डबल एफ है, तो एक एफ से हो जाएगा हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट और दूसरे से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो जब भी आप कोई सिक्योरिटीज इशू करते हो मार्केट में, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, जैसे सिक्योरिटीज अगर आप मार्केट में इशू कर रहे हो तो उसमें जो खर्चा लगता है इसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। उसमें खर्चा कौन सा लगता है? जब भी अगर मुझे शेयर्स इशू करने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, मुझे इन्फ्लुएंसर से ऐड करवानी पड़ेगी, सोशल मीडिया में से ट्रेंड पे चलाना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों पे मेरा बहुत सारा पैसा खर्च होता है, उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर ये सारी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई है किसी सोर्स में, तो उसे प्रेफर नहीं किया जाएगा और उस सोर्स को प्रेफर किया जाएगा जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे कम लग रही है। ओके, तो फर्म प्रेफर सिक्योरिटीज विच इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जिस सिक्योरिटी में सबसे कम पैसा लग रहा होता है उसी को ही प्रेफर किया जाता है। फिर आता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो रूटीन एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं उसे कहा जाता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो रूटीन खर्चे लग रहे हैं वो बहुत हाई चल रहे हैं, तो मतलब आपका ज्यादातर खर्चा कहीं और लग रहा है, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और खर्चे या इंटरेस्ट वगैरह देने के लिए, तो उस केस में आपको बोरोड फंड इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, अपना खर्चा बहुत ही कम लगता है, आप इजिली उसे मैनेज कर लेते हैं, तो फिर आप इंटरेस्ट वगैरह को बियर कर पाएंगे, तो इस केस में आप बोरोड फंड ले सकते हैं। तो इफ अ कंपनी इज हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन दे मस्ट प्रेफर ओनर्स फंड। अगर आपका ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, फिर आपको ओनर्स फंड से ही काम चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपका अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, ज्यादा नहीं, क्योंकि जब हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन डेट वगैरह पे नहीं कर पाती है। लेकिन वहीं पर अगर आपका जो ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए तो फिर आप डेट प्रेफर कर सकते हैं। तो अगेन एक बार रिवाइज करते हैं, तो फाइनेंसिंग डिसीजन लेने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को देखना होता है? कैश, काउंटर ऑफ कॉफी, कैश से हो जाएगा कैश फ्लो पोजीशन। जिस सोर्स में अगर आपकी कंपनी में कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा बेटर है तो फिर आप डेट प्रेफर कर सकते हो, लेकिन कैश फ्लो पोजीशन अगर खराब है तो फिर आपको इक्विटी से ही पैसा लेना चाहिए। काउंटर मतलब कंट्रोल, अगर किसी और के साथ कंट्रोल शेयर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इक्विटी ले सकते हो, लेकिन अगर आप किसी और को कंट्रोल नहीं देना चाहते तो आपको डेट ही लेना चाहिए। फिर आता है आर से रिस्क, जिस सोर्स में रिस्क सबसे कम होगा उसे प्रेफर किया जाएगा। फिर आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर बूम पीरियड है तो आपके शेयर्स इजीली बिक जाएंगे, पर अगर डिप्रेशन है तो फिर आपको बोरोड फंड से ही पैसा लेना पड़ेगा। सीईओ से हो जाएगा कॉस्ट, अगर किसी सोर्स में पैसा ज्यादा लग रहा है तो उसे प्रेफर नहीं किया जाएगा, और वो सोर्स जिसमें पैसा सबसे कम लग रहा है उसे प्रेफर किया जाएगा। एफ से हो जाएगा फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करने का खर्चा होता है, उस सोर्स को प्रेफर किया जाएगा जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा। फिर आता है एफ से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर ऑलरेडी आपकी कंपनी का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है देन यू शुड नॉट टेक द रिस्क एंड टेक द फंड फ्रॉम ओनर्स, और अगर आपके पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो फिर आप बोरोड फंड ले सकते हैं। यही तक था हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन। नाउ व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन? दिस डिसीजन इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स। तो जो भी आपकी इनकम जनरेट होती है उसमें से जो सरप्लस फंड बचता है उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना भी है या नहीं करना है, ये आपका होता है डिविडेंड डिसीजन। तो ऐसे समझिए कि लास्ट में हमारे पास कुछ इनकम बचती है, सब कुछ पे करने के बाद, सारे क्रेडिटर्स को या टैक्सेस वगैरह सब कुछ पे करने के बाद आपके पास कुछ रेसिडुअल इनकम बचती है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि इस इनकम में से कितना पोर्शन आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो एज अ डिविडेंड और कितना पैसा आप अपने पास ही रखने वाले हो एज अ रिटेन्ड अर्निंग। ना दोनों के फायदे नुकसान क्या होते हैं?
अगर आप ज्यादा डिविडेंड देते हो तो शेयर मार्केट में आपकी इमेज बहुत अच्छी बनती है, सबको लगता है कि आपकी कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, इसमें पैसा लगाना बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी कंपनी उनको बार बार रेगुलरली डिविडेंड दे रही है, तो इससे आपकी इमेज अच्छी बनती है। लेकिन रिटेन अर्निंग क्यों मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि कल को कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, कभी भी नया कंपटीशन आ जाएगा, कभी भी मार्केट में कोरोना जैसा फेज आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में कंपनी को सर्वाइव करवाने के लिए आपके पास फंड्स लगेंगे, और वो आपके पास कहाँ से आते हैं? रिटेन अर्निंग से आती है। तो अगर आपने रिटेन अर्निंग ज्यादा रखा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको इजीली फेस कर पाओगे। लेकिन अगर रिटेन अर्निंग ज्यादा रखा तो डिविडेंड कम हो जाएंगे, फिर आपके पास पैसा बचेगा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वहीं अगर आपने डिविडेंड ज्यादा दे दिए तो आपके पास रिटेन अर्निंग नहीं बचेगी। तो डिसाइड करना कि कितना पैसा आपको अपने पास रखना है एज अ रिटेन अर्निंग और कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एज अ डिविडेंड, दिस इज नोन एज द डिविडेंड डिसीजन। अब इसी चीज को भी आप कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लेते हैं, और उन सारे फैक्टर्स को आप याद रखेंगे विद द ट्रिक कॉल सेकेंड पर्सन इन एटीएम लाइन। कॉल सेकेंड पर्सन इन एटीएम लाइन। कॉल से हो जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके, तो सी से हो गया कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। समटाइम्स जब भी आप किसी सोर्स से पैसा रेज करते हो तो वो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने किसी बैंक से लोन लिया, तो वो बैंक वाले हमसे पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं कि जब तक इस लोन का अमाउंट आप हमें रीपे नहीं कर देते तब तक आप किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाओगे। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट है तो आपके डिविडेंड का अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप डिविडेंड ज्यादा दोगे। तो व्हेन द कंपनीज टेक लॉन्ग टर्म लोन, then financier may put some restrictions or constraints on distribution of dividend। तो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म पैसा, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह कुछ लिया हुआ है, तो जो फाइनेंसर है वो आप पर कोई रेस्ट्रिक्शन या कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, तो उस केस में आपका डिविडेंड का अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो यू कैन पे मोर डिविडेंड्स। सेकेंड फैक्टर आता है एस से हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपकी जो अर्निंग्स है वो हर साल स्टेबल है, मतलब बढ़ती जा रही है या स्टेबल है, तो आप ज्यादा डिविडेंड पे कर सकते हो। लेकिन अगर किसी साल आपकी जो अर्निंग थी वो ज्यादा हुई, फिर कभी बिल्कुल कम हो गई, फिर कभी लॉस हो गया, फिर कभी फायदा हो गया, कभी लॉस हो गया, ऐसा चल रहा है, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत अनस्टेबल सा मार्केट है, तो उस कंडीशन में आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग आपको ज्यादा चाहिए होगी, तो इस केस में आपको डिविडेंड कम देना पड़ेगा। तो कंपनी हैविंग स्टेबल एंड स्मूथ अर्निंग प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड। जिस कंपनी की जो अर्निंग्स होती है वो काफी स्मूथ एंड स्टेबल होती हैं, वो ज्यादा डिविडेंड प्रेफर करती हैं, वेयर एज द कंपनीज विद अनस्टेबल अर्निंग प्रेफर टू गिव लो रेट ऑफ डिविडेंड, लो रेट ऑफ डिविडेंड। जबकि अगर किसी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बहुत कम चल रही है तो वो डिविडेंड ज्यादा देना प्रेफर नहीं करती है। फिर आता है ई से अर्निंग्स। किसी साल अगर आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो तो यू कैन गिव मोर डिविडेंड, और किसी साल अगर आपकी अर्निंग कम हुई है या फिर लॉस हुआ है तो यू कैन नॉट गिव द डिविडेंड। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड प्रीवियस ईयर्स अर्निंग। जो डिविडेंड पे कहाँ से करते हो? अर्निंग से। तो इस साल का या पिछले साल का जो आपने अर्न किया है उसमें से डिविडेंड पे किया जाता है। तो अगर ये अर्निंग ज्यादा हो तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर कर सकते हैं, और अगर ये अर्निंग कम हो तो आपको ये डिविडेंड या तो बहुत कम दोगे या तो देंगे ही नहीं। फिर आता है सी से कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास, तो आप डिविडेंड रिलीज कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव लैक ऑफ फंड्स या फिर आपके पास पैसों की बहुत शॉर्टेज है तो उस केस में आपको डिविडेंड रिलीज नहीं करना चाहिए। फिर आता है जी से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आ जाते हैं। एस से आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ई से अर्निंग, सी से कैश फ्लो, ओ से अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब कौन सी? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अभी यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है। अगर आपको फ्यूचर में दिख रहा है कि कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में कोई बड़ा आपके पास ऑप्शन आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहां पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में आपके पास रिटेन अर्निंग होनी चाहिए। तो इसीलिए उस साल पे आप डिविडेंड नहीं देंगे या डिविडेंड बहुत कम देंगे। लेकिन अगर अभी फ्यूचर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है जहां पे पैसों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो रिटेन अर्निंग की जरूरत ही नहीं है, फिर आप डिविडेंड ज्यादा रिलीज करेंगे। फिर अच्छा इसको रीड कर लेते हैं। इफ अ कंपनी हैज अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स, अगर आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। तो आपकी जो कंपनी है वो आपको री इन्वेस्ट या फिर रिटेन अर्निंग्स में आपको रखनी चाहिए, और अगर ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ प्लान नहीं है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एज अ डिविडेंड। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। वो कंपनीज जो बहुत स्टेबली हर साल ज्यादा डिविडेंड रिलीज करती है
उनकी रेपुटेशन मार्केट में हाई होती है देन द कंपनी जो कभी डिविडेंड दे रही है कभी नहीं दे रही है। तो ऐसी कंपनीज जो स्टेबिलिटी के साथ हर साल डिविडेंड दे रही है उसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी, और जिसका डिविडेंड देने में अनस्टेबिलिटी है उसका रेपुटेशन कम होगी। तो अगर तो आप चाहते हैं कि मार्केट में आपकी हाई रेपुटेशन बने, अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, तो यू विल हैव टू गिव मोर डिविडेंड। लेकिन अगर आपको रेपुटेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई ऐसी गुडविल क्रिएट नहीं करनी है, तो यू कैन गिव लेस डिविडेंड। फिर आता है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। यहाँ पे आप चेक करते हो कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एज कैटेगरी क्या है। अगर आपके शेयर होल्डर्स काफी यंग पीपल है, बहुत ही यूथ है, तो फिर आप वहां पे रिटर्न अर्निंग दे सकते हो, मतलब डिविडेंड कम देना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो यूथ है तो वो एग्री कर लेंगे कि अभी आप डिविडेंड हम आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है, लेकिन आफ्टर 5 और 6 ईयर्स में भी वी विल गिव यू डबल डिविडेंड, तो वो एग्री कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी में ओल्ड पीपल ज्यादा हैं, रिटायर्ड पीपल ज्यादा हैं, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि अभी रुक जाओ 10 साल के बाद देंगे, बिकॉज दे डोंट हैव द सिक्योरिटी। उनको नहीं पता कि वो इतना लंबा जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तो अगर आपके शेयर होल्डर्स में ओल्ड पीपल ज्यादा हैं तो आपको डिविडेंड ज्यादा रिलीज करना पड़ेगा, और अगर यूथ पीपल है तो आप डिविडेंड कम रखकर रिटर्न अर्निंग कर सकते हो। If a company is having large number of retired and middle class shareholders, that it will declare more dividend. तो अगर बूढ़े या फिर रिटायर्ड पीपल ज्यादा हैं तो आपको ज्यादा डिविडेंड रिलीज करना पड़ेगा और आप कम रिटर्न अर्निंग अपने पास रख पाओगे। Whereas if a company is having large number of young and wealthy shareholders, that it will prefer to keep aside more. तो अगर वहाँ पे आपकी यूथ और बहुत वेल्दी शेयर होल्डर्स आपके पास हैं तो आपको हर साल उनको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, फिर आप रिटर्न अर्निंग्स मेंटेन कर सकते हैं। फिर आता है एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। एक्सेस का मतलब होता है कि कल को अगर आपको जरूरत पड़ी तो क्या आप कैपिटल मार्केट से पैसा रेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर कैपिटल मार्केट इजीली एक्सेसिबल है, कल को जब भी आपको जरूरत पड़ी आप कैपिटल मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो, तो उस केस में आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आप डिविडेंड ज्यादा दे दोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि कैपिटल मार्केट एक्सेसिबल नहीं है, अगर कल को आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आपके पास हो सकता है कि शायद आप कैपिटल मार्केट से पैसा रेस ना कर पाओ, तो उस केस में आपको आज ही चिंता करनी पड़ेगी, आज ही अपने पास फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो आप डिविडेंड कम दे पाओगे। If the capital market can easily be accessed or approached and there is enough demand for securities of the company, then the company can give more dividend. तो अगर कैपिटल मार्केट बहुत इजीली एक्सेसिबल है, आपकी शेयर्स की बहुत डिमांड है मार्केट में कि जब चाहे तब आप उसको बेचकर अपना पैसा रेस कर पाओगे, तो आप ज्यादा डिविडेंड दे देते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा होता है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई पैसा देगा ही नहीं, तो अपना पैसा को खुद इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, तो उस केस में आप डिविडेंड कम देंगे। फिर आता है टैक्सेशन पॉलिसी। ना टैक्सेशन पॉलिसी समझने के लिए आप ये समझिए कि हमारी कंपनीज में, हमारी कंट्री में जब भी कंपनी कोई पैसा अर्न करती है तो जितना पैसा उन्होंने अर्न किया उसमें पहले वो टैक्स पे करती हैं, और टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से डिविडेंड देती है। तो हमारी कंट्री में जो डिविडेंड होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी उसमें टैक्स दिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और रिलायंस कंपनी मुझे 10,000 रुपए का डिविडेंड दे रही है, अभी ये जो 10,000 का डिविडेंड मुझे मिला इसमें मुझे कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना। रीजन, क्योंकि जब रिलायंस कंपनी मुझे डिविडेंड दे रही थी तो उससे पहले ही उसने सरकार को टैक्स काटने के बाद जो बचा था अमाउंट वही मुझे डिविडेंड में दिया। तो जो अमाउंट होता है टैक्स का वो कंपनीज पहले डिडक्ट करती हैं और उसके बाद डिविडेंड देती हैं। तो ऑलरेडी जो डिविडेंड के अमाउंट से टैक्स कटा हुआ है, तो शेयर होल्डर्स को अगेन उसमें टैक्स पे नहीं करना होता है ना। अब क्या होता है कि मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी ने रिलीज किए 50 लाख के डिविडेंड्स रिलीज किए हमने, लेकिन उसमें जो सरकार है उसने 10 लाख रुपए के या मान लीजिए 5 लाख रुपए के तो हमसे टैक्स ही काट लिया। अब 5 लाख रुपए का टैक्स काट लिया तो फिर हमारे पास बचा कितना, 45 लाख बचा एज ए डिविडेंड। अभी मैं तो रिलीज अदा कर रही हूँ, पर क्योंकि सरकार बीच में से टैक्स खा जा रही है या काट ले रही है, तो जो शेयर होल्डर्स तक अमाउंट पहुंच रहा है वो बहुत कम पहुंच पा रहा है। तो उनको क्या दिख रहा है कि यार कंपनी तो कुछ ठीक का दे नहीं रही है। तो उस कंडीशन में जब टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम डिविडेंड कम देने लग जाते हैं, और जब ये टैक्स रेट कम हो जाएगा, वो सही वक्त होता है अपनी रेपुटेशन बनाने का, तो हम डिविडेंड ज्यादा देते हैं। सो अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री इनकम फॉर द शेयर होल्डर्स। तो आपके लिए जो आपको डिविडेंड की इनकम मिली है उस पर टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि ऑलरेडी वो अमाउंट कंपनी ने पे कर दिया होता है। सो द टैक्स रेट इज हायर, कंपनी प्रेफर टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो टैक्स बहुत ज्यादा कट रहा होता है तो वो डिविडेंड कम देती है, और टैक्स बहुत कम कट रहा होता है तो डिविडेंड ज्यादा मिलता है। आप ऐसे समझ लो, अगर बहुत टेक्निकल भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये टैक्स मान लो 5 लाख था, अब ये टैक्स बढ़ाकर 10 लाख कर देंगे,
तो फिर डिविडेंड कितने का हो जाएगा, 40 लाख का, तो डिविडेंड कम हो गया। टैक्स ज्यादा होता है तो डिविडेंड कम बचेगा। और अगर इसे कम करके मान लो कर दिया 2 लाख रुपए, तो अभी कितना बचेगा, 48 लाख रुपीज डिविडेंड का बचेगा। तो अगर टैक्स कम कटा तो डिविडेंड ज्यादा बचेगा। तो फिर आपका अगर टैक्स कम होता है तो डिविडेंड ज्यादा टैक्स देना होता है तो डिविडेंड कम बचता है। सो दैट वाज फॉर द डिविडेंड डिसीजन। इसके आगे एक और भी है, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस एंड लीगल रेस्ट्रिक्शंस। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको लग रहा होता है कि फ्यूचर में जो आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है या फ्यूचर में अगर आपको पैसा रेज करना पड़ेगा, तो फिर उस केस में आप क्या करते हो, आज अपने डिविडेंड ज्यादा रिलीज करते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि अभी मुझे आने वाले 1 आध साल में कोई भी पैसा शेयर मार्केट से नहीं उठाना है, तो फिर आप डिविडेंड कम देते हो। सेम एज द पॉलिटिशियंस, जिससे अगर पॉलिटिशियंस को पता होता है कि आने वाले 1 साल में चुनाव होने वाले हैं, तो आज वो भर भर के खर्चा करते हैं ताकि वो उनको इम्प्रेस कर पाए जनता को, है ना। वो रोड बना देंगे, डैम्स बना देंगे, ब्रिजेस बना देंगे, पॉलिसीज चला देंगे, कई सारे पैसा फ्री में बांटेंगे। ये सब इसलिए ताकि वो अपने सारी जनता को इम्प्रेस कर पाए और उन्हीं को ही वोट मिले। लेकिन जब उनको पता होता है कि आने वाले 3-4 साल में ऐसा कोई चुनाव नहीं होने वाला, तब वो इतना खर्चा नहीं करते हैं। सिमिलरली कंपनीज, जब उनको पता होता है कि उनको अगले 1 साल में शेयर होल्डर से वापस पैसा मंगवाना पड़ेगा, शेयर मार्केट से दोबारा पैसा रेस करना पड़ेगा, तो वो इस साल डिविडेंड ज्यादा देते हैं ताकि उन्हें इम्प्रेस कर पाए। और जब उनको पता होता है कि उनको ऐसे पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली अगले 3-4 सालों में, तो उस केस में वो डिविडेंड कम देंगे, क्योंकि उन्हें कोई इम्प्रेस नहीं करना। तो इंक्रीज इन द डिविडेंड इज टेकन एज अ गुड न्यूज इन द स्टॉक मार्केट एंड प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी राइज। तो अगर आप डिविडेंड ज्यादा देते हो तो आपके मार्केट में अच्छी इमेज क्रिएट करता है और उसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जबकि अगर आप डिविडेंड कम देते हो तो ये आपके शेयर मार्केट में गलत इंपैक्ट डालता है। तो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में अभी आपको शेयर लेना पड़ेगा, तो आपको इमेज अच्छी करनी पड़ेगी, उसके लिए आप ज्यादा डिविडेंड देंगे। और अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कोई शेयर इशू नहीं करना है तो आप डिविडेंड कम दें। फिर आता है लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस में कंपनी का जो एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट 2013, इसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट के भी लॉज या लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो अगर कोई ऐसे लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं रिगार्डिंग द कैश फ्लो और एनीथिंग, तो आप डिविडेंड कम देंगे। और अगर कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं। तो दोबारा से स्टार्टिंग से देखते हैं कि डिविडेंड डिसीजन का जो ट्रिक था वो क्या था। कॉल सेकेंड पर्सन इन एटीएम लाइन। कॉल से हो गया था कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट है तो डिविडेंड कम देंगे, नहीं है तो डिविडेंड ज्यादा देंगे। एस से था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आप स्टेबली हर साल अर्न कर पा रहे हो तो डिविडेंड ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी के साथ अगर अर्न नहीं कर पा रहे हो तो डिविडेंड कम देना पड़ेगा। ई से है अर्निंग। अगर आपके इस साल के प्रॉफिट या अर्निंग ज्यादा है तो यू कैन गिव मोर डिविडेंड, और अगर इस साल के जो अर्निंग्स है वो कम है तो यू विल हैव टू गिव लेस डिविडेंड। सी से हो जाएगा हमारा कैश फ्लो। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, और कैश फ्लो पोजीशन खराब है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको डिविडेंड कम देना पड़ेगा। फिर ओ से आता है अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको नियर फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है तो डिविडेंड कम देना पड़ेगा, और अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो यू कैन इजिली डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। फिर एंड से कुछ भी नहीं है, एंड से नथिंग, ठीक है। डी से आपका आता है डिविडेंड की स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। तो आप किसी भी कोई भी कंपनी अगर स्टेबिलिटी के साथ डिविडेंड दे रही है तो वो उसकी अच्छी रेपुटेशन मार्केट में बनाता है। तो आप चाहते हो कि अगर आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बने तो यू विल हैव टू गिव मोर डिविडेंड, और अगर रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन गिव लेस डिविडेंड। पर्सन से हो जाएगा पर्सनल या प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स में अगर वो बूढ़े शेयर होल्डर्स हैं तो यू विल हैव टू गिव मोर डिविडेंड, और अगर वो यूथ हैं, वेल्दी हैं, तो अभी आप डिविडेंड नहीं देंगे तो भी चलेगा। फिर आता है ए से एक्सिस्ट इन द कैपिटल मार्केट। अगर आपको पता है कि जो कैपिटल मार्केट है वो एक्सेसिबल है, आप जब चाहे वहां से पैसा रेज कर सकते हैं, तो यू कैन गिव मोर डिविडेंड, और अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो आपको डिविडेंड कम देना चाहिए। टी से टैक्सेशन। अगर सरकार टैक्स ज्यादा ले लेगी तो डिविडेंड का पैसा कम बचेगा, और सरकार अगर टैक्स कम ले रही है तो डिविडेंड का पैसा ज्यादा बचेगा। फिर आता है हमारा लाइन से लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस में है कि अगर ऐसे कंपनीज एक्ट ने कोई भी लीगली रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाए हुए हैं तो फिर उस केस में आपको डिविडेंड कम देने पड़ेंगे, और अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो यू कैन गिव मोर डिविडेंड। ओके, अच्छा, इसके अलावा एम से कुछ रह गया था क्या। एम से हमारा था मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। तो स्टॉक अगर आपको चाहिए कि मार्केट का बहुत अच्छा रिएक्शन आए तो आपको आज डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा,
ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पैसा रेज करो तो अच्छा रिस्पॉन्स आए। और अगर आपको उनका कोई रिएक्शन नहीं चाहिए या फिर कोई नेगेटिव रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन गिव लेस डिविडेंड। So after the decisions, next point is financial planning. So what is financial planning? It means deciding in advance. What to decide in advance? The amount of funds you require, the source from where you will raise the fund, and the policies where you will invest your money. तो गैरेस्टनबर्ग भी यही कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है 3 चीजों को एडवांस में डिसाइड करना। कितना पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा और वो पैसा कहाँ लगाया जाएगा, उसके लिए कौन सी सुटेबल पॉलिसीज है जहां पे आप पैसा लगाएंगे। इन 3 चीजों को एडवांस में डिसाइड करना है फाइनेंशियल प्लानिंग। कितना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाया जाएगा। नाउ कितना पैसा आपको चाहिए ये आप डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट। नाउ सेल्स फोरकास्ट करने का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में आपकी सेल्स कितनी होने वाली हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में सेल्स बहुत हाई लग रही हैं तो यू विल रिक्वायर मोर मनी, एंड फ्यूचर में अगर आपको अपनी सेल्स डाउन जाती हुई दिख रही हैं तो प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, देन यू विल रिक्वायर लेस मनी। तो अमाउंट आप डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट। फिर आता है सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ से पैसा रेज करना है। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि हमारे पास 2 सोर्सेस होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो अगर आपको ज्यादा रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बोरोड फंड लेंगे, और अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप ओनर्स फंड लेंगे। अगर आपको कॉस्ट ज्यादा चली जाएगी तो ओनर्स फंड ले सकते हैं, पर अगर आपको खर्चा कम करना है तो बोरोड फंड लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और के कंट्रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ओनर्स फंड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते किसी और का कंट्रोल आपके बिजनेस में आए तो आपको बोरोड फंड लेना चाहिए। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से सोर्स से आप पैसा रेज करने वाले हैं। फिर आता है पॉलिसीज वेयर यू विल इन्वेस्ट योर मनी। तो कौन सी पॉलिसी पे पैसा लगाना है ये मोस्टली डिसाइड करता है आपका रिटर्न। जो प्रोजेक्ट आपको ज्यादा बेटर रिटर्न दे रहा होगा उसमें आप पैसा लगाएंगे और उसके बेसिस पर आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं। सो नाउ फाइनेंस मैनेजर जब शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल प्लान बनाता है, मतलब 1 साल से कम टाइम पीरियड का अगर वो प्लान बना रहा है तो दैट प्लान विल बी नोन एज बजट। तो उस प्लान को हम बजट कहते हैं। हमने देखा है कि हमारे कंट्री में भी हर साल पार्लियामेंट में बजट पास होता है। क्योंकि वो हर साल पास होता है मतलब उसमें जो प्लान्स बनते हैं वो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इसीलिए उसे बजट कहा जाता है। जबकि वही अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए हो रही हो या लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। अगर शॉर्ट टर्म के लिए प्लान्स बन रहे हैं तो दैट इज बजट, लॉन्ग टर्म के लिए बन रहा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी होती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। तो ये इंश्योर करता है कि आपको जब भी पैसा चाहिए आपके पास वो पैसा अवेलेबल हो, बिना किसी वेटिंग टाइम के, बिना आपको ना वेट करना पड़े ना परेशान होना पड़े। जब आपको वो पैसा चाहिए तब वो पैसा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ये भी चेक करता है दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको जब पैसा चाहिए तब मिल जाना चाहिए, ये भी देखता है कि जितना पैसा चाहिए उतना ही मिलना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ज्यादा पैसा रेज करना भी उतना ही बुरा है जितना पैसा कम रेज करना। तो ज्यादा पैसा रेज करना उतना ही बुरा है जितना कि पैसा ना होना। वाई सो, बिकॉज जब आप ज्यादा पैसा रेज कर लेते हो और वो आपके किसी काम नहीं आता है तो वो फंड्स जो है वो आइडल चले जाते हैं, वेस्ट चले जाते हैं, मतलब ऐसे आपके पास रखे रहते हैं। बट देन टू आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है, तो आपका वो अननेसेसरी कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए थे और मैंने 15 लाख रुपए रेज कर लिए, अब इस प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कितने होने वाले हैं, 10 लाख। 5 लाख का मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, वो मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है। लेकिन अब जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो मुझे पूरे 15 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये अननेसेसरी मेरे कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। तो ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का काम होता है कि टू इंश्योर करना कि जितना पैसा चाहिए उतना ही पैसा रेज हो, अननेसेसरीली ज्यादा पैसा रेज ना हो। एंड इन केस ऐसा अगर हो गया है, ज्यादा पैसा हमारे पास है, तो जो फंड्स एक्स्ट्रा बच गए हैं उसे हम ऐसे ही रखे ना रहने दें, उसे हम कहीं ना कहीं सुटेबल पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर दें। तो एक्सेस फंडिंग इज एज बैड एज इनएडिक्वेट या शॉर्टेज ऑफ फंड। पैसों का कम होना के जितना ही बुरा है पैसों का ज्यादा होना। तो अगर वहां पे सरप्लस मनी रह जाती है तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं इन सम प्रोजेक्ट, ताकि उससे कुछ रिटर्न आता रहे।
फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसकी ट्रिक हो जाएगी इन फ्यूचर अवॉइड CPU links. In future, avoid CPU links. Now, in future से हमारा हो जाएगा makes the firm better prepared to face the future. फ्यूचर को फेस करने के लिए आप थोड़े से एडवांस में प्रिपेयर्ड रहते हो, तो ये आपको हेल्प करता है फोरकास्ट करने में। अच्छा, यहाँ पे हम फ्यूचर को फेस करने के लिए एडवांस में प्रिपेयर कैसे होंगे? एक तो हम पहले हम सेल फोरकास्ट करके ये जानते हैं कि फ्यूचर में हमारी सेल्स कितनी हो सकती हैं, ओके, कितनी ग्रो करेंगी। और फिर हम एक असम्पशन लेते हैं कि अगर सब कुछ बिल्कुल खराब भी हो गया, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन भी हो गई, तो भी कम से कम कितनी सेल्स होगी, और सबसे बेस्ट कंडीशन में, आइडियल कंडीशंस में हमारी सेल्स कितनी होगी। तो नॉर्मली मैंने अपनी सेल फोरकास्ट किया तो मुझे समझ में आया कि 20% से सेल्स ग्रो होने वाली हैं। अगर सारी चीजें मेरे फेवर में गई, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन बनी, तो मैं 35% तक भी ग्रो कर सकती हूँ। और सब कुछ बिल्कुल खराब भी हो गया, बिल्कुल बेकार, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी हो गई, तो भी 10% से तो ग्रो कर ही लूंगी। तो यहाँ पे आप तीन चीजों के लिए, तीन सिचुएशंस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते हो। एक आपके असम्पशन के लिए, आपका जो फोरकास्ट है, बेस्ट सिचुएशन के लिए, वर्स्ट सिचुएशन के लिए, और तीनों सिचुएशन के लिए आपने ब्लूप्रिंट्स एडवांस में ही बना के रखे होते हैं, ताकि फ्यूचर को में कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, नॉर्मल हो, तो हर चीज के लिए आप एडवांस में प्रिपेयर रहो। इसीलिए आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है। दूसरा आता है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो अवॉइड से हो जाएगा अवॉइड बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस, क्योंकि आपने हर एक बेस्ट वर्स्ट हर एक सिचुएशन के लिए ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, तो आपको कोई भी शॉक फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर कुछ गलत हो भी गया तो भी आप इसके लिए एडवांस में प्रिपेयर थे, और सब कुछ बेस्ट गया तो भी आप प्रिपेयर थे। तो आपको बिजनेस में फ्यूचर में कोई भी शॉक सरप्राइज फेस नहीं करने पड़ते हैं। फिर आता है सी से कोऑर्डिनेशन। जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करती है। वाई? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में को रिलेटेड होते हैं। अगर किसी साल सेल्स बढ़ने वाली हैं तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो हमें परचेज डिपार्टमेंट से ज्यादा रॉ मटेरियल्स मंगवाने पड़ेंगे। अभी परचेज डिपार्टमेंट जब ज्यादा रॉ मटेरियल लाएगा तो उसे पैसा भी ज्यादा चाहिए पड़ेगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर को ज्यादा फंड्स रेज करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर सेल्स बढ़ने वाले हैं तो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो परचेस डिपार्टमेंट ज्यादा सामान खरीद कर लाएगा, और अगर परचेस डिपार्टमेंट को ज्यादा सामान खरीदना पड़ा तो फाइनेंस मिनिस्टर को पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है कि इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन रहे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। इसीलिए वो हेल्प करता है कि सारे पार्टनर्स आपस में कोऑर्डिनेटेड रहे। ऐसा ना हो कि कभी सेल्स बढ़ने वाला है पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तैयार नहीं है, तो इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में भी वो हेल्प करता है। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस, द मेक द इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, आपके लिए एक बेस तैयार करके रख लेता है, जिसके बेसिस पर आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज करोगे। तो बेस कैसा? इसने तीन चीजें डिसाइड की है कि आपको कितना पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा कहाँ लगाया जाएगा, कौन सी पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट होगा, ये आपने पहले से एडवांस में डिसाइड कर लिया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया था कि आपको 50 लाख रुपए चाहिए होंगे, ये पैसा पूरा इक्विटी से ही लेंगे, और इन पैसों को आप फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ए में लगाएंगे, ओके। लेकिन अब जब एक्चुअल में आपने पैसा रेज करने का ट्राई किया तो आपने पूरी कोशिश कर ली, पर फिर भी 50 लाख रुपए जुगाड़ नहीं हो पाए, आपने सिर्फ 40 लाख रुपए ही जुगाड़ किए, और उसमें भी पूरा इक्विटी तो कोई ले ही नहीं रहा था, शेयर्स तो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे लोग। तो उसमें से मुश्किल से आप 30 लाख के शेयर्स बेच पाए, और बाकी 10 लाख आपको डेट लेना पड़ा। और जो प्रोजेक्ट आपने सोचा था कि ए प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, वो किसी रीजन से उस प्रोजेक्ट में किसी और ने पैसा लगा लिया, अब ये हो गया, अब आपका जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई, और आपको फिर प्रोजेक्ट बी से सेटल करना पड़ा। तो अभी जो भी आपने परफॉर्म किया वो अच्छा था, बुरा था, कैसा था, इसको कंपेयर करने के लिए आपके पास एक बेस है, जिसके बेसिस पर आप इसे जज कर सकते हो। और ये बेस डिसाइड किसने किया या बनाया किसने? ये फाइनेंशियल प्लानिंग ने बनाया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट्स द बेस अगेंस्ट विच योर एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। तो ये आपको एक बेस तैयार कर लेती है, जिसकी हेल्प से आप ये जान सकते हो कि आपने जो परफॉर्म किया है वो अच्छा था, बुरा था, एक्सपेक्टेड था, कैसा था, आप उसे जज कर सकते हो। फिर आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में सारी चीजें एडवांस में ही डिसाइडेड है कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना चाहिए, कहाँ से आएगा और कहाँ लगाया जाएगा, तो देर इज नो चांसेस ऑफ वेस्टेज और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। आप कह सकते हो कि देर आर नो चांसेस ऑफ अंडर और ओवर रेजिंग ऑफ फंड्स।
जब आपने एग्जैक्टली पता लगाया है कि कितना पैसा चाहिए और वो पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ लगाया जाएगा, तो इससे आपके ज्यादा फंड्स रेज करने के या कम फंड्स रेज करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंस का प्रॉपरली अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाता है। फिर आता है लिंक्स प्रेजेंट विद द फ्यूचर। अभी ये तो हमने सिर्फ प्लानिंग फाइनेंशियल को हटा भी दिए, तो सिर्फ प्लानिंग चैप्टर भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। तो आज आप जहां पर हो और कल आप जहां पर होना चाहते हो, उसके बीच का जो गैप है उसे ब्रिज करने में हेल्प करता है प्लानिंग। तो सिमिलरली फाइनेंशियल प्लानिंग भी, आज जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है और हम जहाँ पे फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख रहे हैं, इसके बीच का जो गैप है इसे फिल कौन करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इट लिंक्स योर प्रेजेंट विथ योर फ्यूचर। फिर आता है लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। जब हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिख दिया देखा था, तो हमने देखा था कि इसका मतलब होता है डिसाइड करना कि कहाँ पैसा लगाना है। फाइनेंसिंग डिसीजन जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि डिसाइड करना कि कहाँ से पैसा रेज करना है। और जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने लगे तो हमने दोनों चीजें देखी, कितना पैसा कहाँ से लाना है, फाइनेंसिंग के बारे में भी देखा, और वो पैसा कहाँ लगाना है, इन्वेस्टिंग के बारे में भी देखा। तो ये जो है वो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करता है by clearly stating that कि from where the funds are going to raise and where we have to invest the fund। तो ये दोनों डिसाइड करता है कितना पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ लगाया जाएगा। तो दैट वाज अवर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फ्यूचर से आ जाएगा कि मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। अवॉइड से आ जाएगा अवॉइड शॉक्स एंड सरप्राइजेस। सी से आएगा कोऑर्डिनेशन। पी से परफॉर्मेंस को कंपेयर करना इजी है। और लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर, लिंक इन्वेस्टमेंट विथ फाइनेंसिंग, and U से आएगा utilization of funds, properly utilization of funds. Then the next topic is capital structure. Capital structure means the proportion of debt and equity used for financing the operation of the business. तो जो भी आपको पैसा लगता है आपके बिजनेस को चलाने के लिए, उसमें से कितना डेट है और कितना इक्विटी है, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में मैंने कुल मिला के 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से 40 लाख रुपए मैंने खुद के लगाए हैं और 20 लाख रुपए मैंने डेट से लिए हैं। तो डेट 20 लाख और 40 लाख मेरा खुद का पैसा इक्विटी, इस रेशियो को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रेशियो बनेगा 1:2। तो इस रेशियो का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द बिजनेस। अभी हम ये बात कर सकते हैं कि इन दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। एक तो कॉस्ट का डिफरेंस, दोनों में कॉस्ट का डिफरेंस है कि इक्विटी अगर आप लेते हैं, शेयर से पैसा लेते हैं, तो आपको इसमें पैसा ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जबकि डेट में कॉस्ट कम लगती है। द रीजन इज कि डेट में मान लो अगर मैंने किसी से डेट डिबेंचर्स मैंने इशू किए हैं और वो 12% डिबेंचर है, तो ना फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कंपनी कितने प्रॉफिट कमा रही है, मुझे इस पे 12% का इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो अभी अगर मेरे प्रॉफिट्स करोड़ों के हैं, तो हो सकता है कि मेरे डिविडेंड्स भी ज्यादा हो जाए, और प्रॉफिट्स मेरे बहुत कम आए हैं तो डिविडेंड्स कम हो सकते हैं। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट मुझे होगा, मैं उतना ज्यादा मुझे उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उस पर कॉस्ट ज्यादा लगती है, जबकि आपके डिबेंचर्स पे या बोरोड फंड पे जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिस्क की, तो रिस्क में हमारे डेट में ज्यादा रिस्क होता है और इक्विटी में रिस्क कम हो जाता है। तो हमें वो स्ट्रक्चर चूज करना होता है हमारे लिए जो हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो हम स्ट्रक्चर भी वैसा डिसाइड करते हैं जो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा हो, जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। ओके, नाउ इसको करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अभी क्योंकि इसमें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस रहेंगे, काफी सारे मैथ्स रहेगी, तो इसे हम चैप्टर के एंड में करेंगे सारी थ्योरीज कंप्लीट करने के बाद। तो इसको स्किप करते हुए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में कि डेट ज्यादा होना चाहिए या इक्विटी, या डेट और इक्विटी का रेशियो कितना होना चाहिए, इसे डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर्स काम आते हैं। अगेन इसकी ट्रिक वही रहेगी जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन की थी। ओके, कैश, काउंटर्स ऑफ कॉफी। कैश से हो जाएगा कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत हाई है, ज्यादा है, तो आप डेट प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अब आप इंटरेस्ट पे करने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपके पास कैश फ्लो उतना अच्छा नहीं है, तो आपको इक्विटी चूज करनी चाहिए। दूसरा आता है कंट्रोल।
अगर आप चाहते हैं कि पूरे बिजनेस का कंट्रोल सिर्फ आप ही के हाथ में रहे, आप किसी और के साथ ये कंट्रोल शेयर करना नहीं चाहते, तो यू शुड प्रेफर डेट। और अगर ये कंट्रोल शेयर करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो यू शुड प्रेफर इक्विटी। फिर आर से था रिस्क कंसिडरेशन। जिस भी सिक्योरिटी में रिस्क ज्यादा होगा उसे प्रेफर नहीं किया जाएगा, वेयर जिस सिक्योरिटी में रिस्क कम होगा उसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है तब तो आपकी इक्विटी ज्यादा डिमांड में होगी, लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है तो आपकी इक्विटी कोई नहीं खरीदेगा, शेयर्स नहीं खरीदेगा, फिर आपको बोरोड फंड पे डिपेंड होना पड़ेगा। फिर कॉस्ट ऑफ डेट। अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम मिल रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब है कि अगर आपको जो उधार मिल रहा है वो सस्ते में मिल रहा है, 6% के 8% के इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो यू शुड प्रेफर डेट। लेकिन वहीं अगर डेट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, आपको 15-16% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो यू शुड प्रेफर इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ डेट अगर कम है तो उसे प्रेफर किया जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा है तो उसे प्रेफर नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का रिलेशन होता है आपकी ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से, और ये प्रैक्टिकली भी हम फाइनेंशियल एवरेज में करने ही वाले हैं। तो ईपीएस का मतलब क्या होता है कि अगर डेट लेने से शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम हो रही है या उनका अर्निंग पर शेयर गिर रहा है तो आपको डेट नहीं लेना चाहिए। जबकि अगर डेट लेने से उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, तो आपको डेट लेना चाहिए। तो इन शॉर्ट वो सिक्योरिटी चूज करनी चाहिए जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, उनका अर्निंग पर शेयर बढ़े। अर्निंग पर शेयर मतलब जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उस सबकी जो प्राइसेस है वो बढ़ते जाए। तो अर्निंग ऑफ शेयर बढ़ रहा है तो फिर वही सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर कोई सिक्योरिटी लेने से उनका अर्निंग पर शेयर गिर रहा है तो वो सोर्स प्रेफर नहीं करना चाहिए। फिर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। उसी सिक्योरिटी को प्रेफर किया जाएगा जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट मिनिमम होगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है सिक्योरिटी को मार्केट में इशू करने के लिए जो खर्चा लगता है, दैट इज योर फ्लोटेशन कॉस्ट। फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अभी यहां तक जो था फ्लोटेशन कॉस्ट तक, ये कैश काउंटर्स ऑफ कॉफी में कवर हो रहा था, उतनी ही आपको 5-6 पॉइंट्स याद करने की जरूरत है। इसके बाद आप सिर्फ समझेंगे कि क्या है कि अगर आपसे कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स में, एक्सरसाइज में, या डायरेक्टली वो फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में पूछता है तो आपसे ये बनना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जब आप बहुत ज्यादा डेट लेते जाते हैं तो फ्यूचर में आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती जाती है, तो फ्यूचर में डेट लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मान लो एक कंपनी है जिसने ऑलरेडी पिछले 3-4 जगह से उधार लिया हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, तो अब अगर वो एक और कर्जा लेने के लिए जाएगा तो हो सकता है कि उसका क्रेडिटर्स को पैसा देने से मना कर दे, तो फ्यूचर में वो और डेट नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी ऐसी है जिसने पास्ट में कोई कर्जे लिए ही नहीं है, वो बिल्कुल कर्जे से आजाद है, और अब वो कर्जा लेने के लिए जाएगी तो उसे इजीली डेट मिल जाएगा। तो जब आप जरूरत से ज्यादा डेट लेते जाते हो तो आपकी फ्यूचर में कैपेसिटी खराब हो जाती है और डेट लेने की। तो अगर ऐसा है, अगर आपने अभी डेट लिया तो फ्यूचर में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खराब होने वाली है या फिर अफेक्ट होने वाली है, तो यू शुड नॉट प्रेफर डेट। लेकिन अभी डेट लेने से फ्यूचर में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो यू शुड प्रेफर डेट। फिर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आप कंपेयर करते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहता है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो आपको उसमें से रिटर्न या प्रॉफिट कितने % का मिलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि जब आप किसी सोर्स से पैसा उधार पे लेते हो तो आपको उन्हें कितना रेट या कितना % ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर मैंने कहीं से पैसा उधार लिया है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इस पैसे को मैं जिस जगह पे यूटिलाइज करने वाली हूँ वहां से मुझे खुद सिर्फ 10% का प्रॉफिट मिलने वाला था। तो मान लो मैंने 5 लाख रुपए रेज किए, और 5 लाख रुपए मैंने रेज किए हैं 12% के इंटरेस्ट पे। अब इन 5 लाख को मैं जिस प्रोजेक्ट में लगाने वाली हूँ वहां से मुझे खुद सिर्फ 10% का प्रॉफिट होने वाला है। तो मतलब मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 50,000, और मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 12×5 = 60, 60,000। तो ये फिर ये तो गलत हो गया ना। अगर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा देना पड़ रहा है आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो आपको कभी भी डेट प्रेफर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो 15% मिल रहा है, मतलब वो ज्यादा रिटर्न में आपको मिल रहा है, और जो रेट है वो कम हो रहा है, तो आपको पैसा मिलने ज्यादा वाला है और रेट में कम ज्यादा जाने वाला है, तो आपको डेट प्रेफर करना चाहिए। समराइज करते हैं कि अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो तो डेट नहीं लेना चाहिए, पर वहीं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा हो तो डेट ही प्रेफर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट बहुत अच्छा, इसको समझने के लिए पहले स्ट्रक्चर समझिए। जब भी कंपनी के प्रॉफिट्स आते हैं तो उन प्रॉफिट्स में से, अर्निंग्स में से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है ऑन द डेट।
तो जो भी आपने उधार में पैसा लिया हुआ है उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो पहले माइनस हो जाता है, उसके बाद टैक्स माइनस होता है, और टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर फिर डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर हम टैक्स को बीच में माने तो टैक्स के पहले ही इंटरेस्ट दे चुके हैं, जबकि टैक्स माइनस करने के बाद फिर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो जब आप टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तो डिविडेंड तो कम हो जाता है पर इंटरेस्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर डेट बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको डेट प्रेफर करना चाहिए क्योंकि उस पर इंटरेस्ट जाता है। तो टैक्स बहुत ज्यादा हो जाए तो इंटरेस्ट प्रेफर करना चाहिए, और वहीं अगर टैक्स कम हो जाता है तो फिर इक्विटी प्रेफर करना चाहिए। अब इसका रिलेशन समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट डेट पे दिया जाता है और डिविडेंड इक्विटी पे दिया जाता है। इंटरेस्ट डेट पे दिया जाता है और डिविडेंड इक्विटी पे दिया जाता है। अगर ये टैक्स रेट बहुत हाई हो गया तो ये डिविडेंड को इम्पैक्ट करेगा बट इंटरेस्ट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर टैक्स बहुत ज्यादा है तो आपको डेट ही लेना चाहिए, लेकिन अगर टैक्स कम होता जा रहा है तो फिर आप इक्विटी प्रेफर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट करके, और ये आपको बताता है कि आपकी अर्निंग्स आपके इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा है। तो मान लीजिए अगर मैं साल का 50 लाख रुपए कमा रही हूँ, जबकि मेरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 10 लाख का बन रहा है, तो मैंने जहां से भी उधार का पैसा लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट चुका रही हूँ वो साल का 10 लाख रुपए चुका रही हूँ, जबकि मेरी जो अर्निंग्स है वो साल की 50 लाख रुपए है। तो अभी यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो रेशियो है वो 5:1 है, मतलब मेरी जो अर्निंग्स है वो इंटरेस्ट के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा है। तो जितना अगर ये मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत हाई है, मतलब मेरी अर्निंग्स इंटरेस्ट के कंपैरिजन में बहुत हाई है, तो मुझे डेट लेना चाहिए। लेकिन अगर मेरी अर्निंग्स इंटरेस्ट के कंपैरिजन में काफी लो है तो मुझे डेट प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो अगर ये रेशियो हाई है तो डेट प्रेफर करना चाहिए, और ये लो है तो फिर डेट प्रेफर नहीं करना चाहिए, इक्विटी लेनी चाहिए। फिर आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये मिलता जुलता ही है, बस यहाँ पे डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालने के लिए आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करते हो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो अगर मान लीजिए मैं साल का वही 50 लाख रुपए कमा रही हूँ, और मेरा जो साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिलाकर, अगर मैंने कर्जा लिया हुआ है, मान लो कर्जा लिया है 20 लाख का जिसपे 2 लाख का मेरा इंटरेस्ट लग रहा है, तो 20 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट और 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलाकर ये कितना हो जाएगा? 22 लाख। तो 50 लाख को डिवाइड करेंगे 22 लाख से, तो ये रेशियो क्या है? तो मेरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये बताता है कि आपकी अर्निंग्स आपके लोन और इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितना गुना ज्यादा है। अगेन अगर आपका ये जो रेशियो है वो बहुत हाई आता है तो फिर आपको डेट लेना चाहिए, और ये रेशियो कम आता है मतलब आपकी अर्निंग्स कंपेरेटिवली काफी कम है, तो फिर आपको डेट प्रेफर ना करके इक्विटी लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमें पता है कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, और जब भी हम सिक्योरिटीज इशू करके पैसा मंगवाते हैं तो सिक्योरिटीज या शेयर मार्केट को गवर्न करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी अगर तो आरबीआई की रेगुलेशंस या रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं तो हमें बैंक से लोन ना लेकर शेयर्स इशू करने चाहिए, लेकिन अगर सेबी के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं तो फिर हमें सेबी से ना लेकर बैंक से लोन लेना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि किसकी गाइडलाइन ज्यादा इजी है। अगर सेबी के रूल्स काफी इजी हैं तो फिर सिक्योरिटीज इशू करनी चाहिए, और अगर बैंक के लोन या बैंक के जो रूल्स हैं, आरबीआई के रूल्स काफी इजी हैं, तो बैंक से लोन लेना चाहिए। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। ये लास्ट ऑप्शन होता है कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं अपने शेयर मार्केट की दुनिया में या कंपनीज आपकी नई है, तो फिर आपको देखना चाहिए कि बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं, तो आपको उन्हें स्टडी करना चाहिए। अगर ज्यादातर कंपनीज जो है वो इस टाइम पे डेट से पैसा रेज कर रही हैं तो आपको भी डेट लेना चाहिए, और ज्यादातर कंपनीज अगर इक्विटी से पैसा रेज कर रही हैं तो आपको भी इक्विटी लेना चाहिए। पर ऑब्वियसली आप किसी और को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, उनकी कंपनी अलग है, आपकी अलग है, तो इसमें काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देखनी पड़ती हैं। सारी जांच पड़ताल एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, पर हाँ आप थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं किसी और कंपनी से कि बाकी सब लोग अभी क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। थोड़ा सा फिर से समराइज करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि आपके टोटल कंपनी के कैपिटल में कितना डेट है और कितनी इक्विटी है। इसको डिसाइड करने के लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स हमने कैश काउंटर्स ऑफ कॉफी उस ट्रिक से किए, जिसमें था कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हो तो डेट वरना इक्विटी। फिर हमने कंट्रोल कंसिडरेशन, किसी और को कंट्रोल नहीं देना है तो डेट और देना है तो इक्विटी।
फिर हमने देखा कि आर से रिस्क, जिसमें कम होगा उसे रेस किया जाएगा। फिर हमने देखा एस से स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, बूम पीरियड है तो इक्विटी, डिप्रेशन है तो डेट। फिर हमने देखा था कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट अगर ज्यादा है तो नहीं लिया जाएगा, कम है तो लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर डेट लेने से अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है तो नहीं लेना चाहिए। वही अर्निंग पर शेयर मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है तो लेना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसमें कम होगा उसी सोर्स को प्रेफर किया जाएगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी, आज अगर डेट लेने से फ्यूचर की लोन लेने की कैपेसिटी कम हो रही है तो डेट नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज ले सकते हो आप। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है रेट के कंपैरिजन में, तो डेट लेना सही रहेगा। पर रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा जबकि रिटर्न उतना नहीं आ रहा है तो फिर डेट लेना बहुत गलत बात है। टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो फिर डेट ले लो, क्योंकि डेट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर टैक्स रेट अगर कम है तो आप इक्विटी ले सकते हो। फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपकी अर्निंग्स इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितने टाइम ज्यादा है। जितना बड़ा ये रेशियो होगा उतना आपके लिए डेट लेना अच्छा होगा, और अगर ये रेशियो कम है तो डेट नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये बताता है कि आपकी अर्निंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितनी गुना ज्यादा है। अगर ये रेशियो ज्यादा आ रहा है यू कैन प्रिफर डेट, अगर ये रेशियो कम आ रहा है यू हैव टू प्रिफर इक्विटी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगर सेबी का इजी है तो फिर शेयर्स, और आरबीआई का इजी है तो फिर बैंक से लोन। और फिर आपको लास्ट ऑप्शन है किसी और कंपनीज को देखना कि बाकी सारी कंपनीज इस टाइम पे क्या कर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब हमें लास्ट में, बिल्कुल लास्ट के कुछ टॉपिक्स में हम रह गए हैं जिसमें आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल ही और देखना है, और एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने पीछे का छोड़ा हुआ है उसे कवर करना है। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। तो मान लीजिए कुल मिला के मैंने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी है, और उसमें 12 लाख रुपए का और खर्चा करके बिल्डिंग बनवाई है। इसके अलावा फिर मैंने 8 लाख रुपए का फर्नीचर भी लिया है। तो ये सारी चीजें क्या है, मेरे फिक्स्ड एसेट है। तो टोटल जितना अमाउंट मैंने फिक्स्ड एसेट पे खर्च किया है उसे अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बनता है फिक्स्ड कैपिटल। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अभी आता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कितना पैसा आपको चाहिए फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाने के लिए। तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड एसेट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितना पैसा लगेगा फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाने के लिए, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। और हमने पहले भी देखा है कि जब आप अपना पैसा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करते हो कि कितना पैसा आपको लगेगा। तो पहला आपका आता है नेचर, और दूसरा आता है स्केल। नेचर एंड स्केल। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आप क्या काम करते हो। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपको मशीन्स वगैरह लेनी पड़ेगी, तो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप कोई ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग मतलब आप रिटेलर हैं या होलसेलर हैं जो खुद सामान बनाते नहीं है, बस कहीं से खरीद कर बेचते हैं, तो आपको मशीन्स वगैरह चाहिए नहीं होंगी, तो इस केस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगता है, वहीं ट्रेडिंग कंपनीज को फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगता है। फिर आता है स्केल। या तो आप लार्ज स्केल में डील कर रहे हो या तो आप स्मॉल स्केल में डील कर रहे हो। अगर आप लार्ज स्केल में डील कर रहे हो तो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लार्ज होगा। वहीं अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्निक का मतलब होता है प्रोडक्शन करने की दो टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव प्रेफर कर रहे हो, मतलब मशीन से काम करवा रहे हो, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा। वही अगर आप लेबर से काम करवा रहे हो तो मशीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, उस केस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में आ जाए तो ये बताता है कि क्या आपकी जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो वहां पे टेक्नोलॉजी लगातार फ्रीक्वेंटली अपग्रेड होती रहती है क्या। अगर बार बार आपकी मशीन अपग्रेड हो रही है और हर साल आपको नई नई मशीन लगवानी पड़ रही हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये अपग्रेडेशन बहुत रेयर आता है, मतलब 10 से 20 साल में कई एक बार आपको मशीन्स बदलवानी पड़ती हैं, तो उस केस में आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। तो बहुत फ्रीक्वेंटली अपग्रेड हो रही है टेक्नोलॉजी तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, और रेयरली अगर अपग्रेड हो रही है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। फिर आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ, और फिर हम आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन। तो ग्रोथ और नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन का में फर्क क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर मैं पेन बना रही हूँ तो पिछले साल अगर मैंने 1 लाख यूनिट पेन की बेची थी तो इस साल मैं 10 लाख बेचूंगी,
तो वही सामान बेचूंगी, पर पिछले साल जितना बेच रही थी आज उससे ज्यादा बेचूंगी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि पिछले साल तक मैं सिर्फ पेन ही बेच रही थी, इस साल पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, डस्टर सब कुछ बेचूंगी। तो ये होता है मेरा डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं हाई, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेंगे। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होने वाली है। वैसे ही सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपका फ्यूचर में कोई डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है या स्ट्रेटेजी है, आपको कुछ और भी लाइन ऑफ प्रोडक्ट में ऐड करना है, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। और ऐसा कोई आपका प्लान नहीं है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने का, वही आप बनाने वाले हो, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। फाइनेंस और लीजिंग का मतलब होता है क्या उधार पे वही चीज अवेलेबल है क्या। तो मान लो अगर मुझे एक मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए की, तो क्या 5 लाख रुपए कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार है, या फिर वही मशीन 5 लाख की जो है वो कोई मुझे किराए पे चलाने के लिए 50 हजार में दे रहा है क्या। तो अगर मुझे लीजिंग या फाइनेंस अवेलेबल होता है तो मेरा खुद को पैसे लगाने की जरूरत कम पड़ेगी। तो अगर मुझे फाइनेंस या लीजिंग उधार पे वही सामान मिल रहा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, और उधार पे नहीं मिल रहा है तो मुझे परमानेंट अपनी न्यू मशीन खरीदनी पड़ेगी, तब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा। फिर आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर। अगर कोई और बिजनेस है जो मेरे साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहता है या मेरे साथ मर्ज होना चाहता है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, परमानेंटली आपने आइडेंटिटी एक बना ली। जैसे हीरो होंडा अलग अलग थे, फिर हीरो होंडा हो गए। मारुति सुजुकी अलग अलग थे, फिर मारुति सुजुकी हो गए। वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे, फिर वीआई हो गया। ये होता है जॉइंट वेंचर। तो अगर आपके साथ कोई कोलैबोरेट या फिर जॉइंट वेंचर करने के लिए रेडी है, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा, क्योंकि अभी दो अलग अलग लोग हैं जो अपना पैसा लगा रहे हैं उसमें, तो आपको और पैसे रेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। पर अगर कोई कोलैबोरेशन या फिर जॉइंट वेंचर का स्कोप नहीं है तो आपको सारा पैसा खुद से रेस करना पड़ेगा, तो उस केस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा। तो इतने ही थे आपके फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के। पहला हमने देखा नेचर और स्केल, इसको हम साथ साथ में इसलिए करें क्योंकि मिलते जुलते हैं तो आपको याद हो जाएगा। फिर था टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। फिर था हमारा ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन। फिर था फाइनेंस एंड लीजिंग, और नेक्स्ट था कोलैबोरेशन। है ना, ये आपको पॉइंट सारे याद होने चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि लास्ट ईयर्स में भी हमने देखा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम वाले काफी बार आपको एमसीक्यूज में काफी सारे फैक्टर्स देते हैं और फिर बोलते हैं कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो क्योंकि सारे फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं और सिमिलर हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फिक्स्ड में है कौन सा वर्किंग में है। इसलिए आप इसे इंडिविजुअली दोनों अलग से याद रखेंगे ताकि समझ आ जाए कि ये सारे फैक्टर्स जो हमने पढ़े वो फिक्स्ड के हैं। तो नेचर, स्केल, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग, और इसके अलावा कोलैबोरेशन। आगे बढ़ते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या था, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट। तो करंट एसेट को खरीदने में आपने जितना पैसा लगाया होता है दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। नाउ वर्किंग कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परचेज ऑल द करेंट एसेट। सारे करेंट एसेट को खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए दैट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब सारे करेंट में क्या क्या आता है, कैश आता है, बैंक आता है, स्टॉक आता है, डेटर्स आते हैं, प्रीपेड आता है, एक्रूड आता है। ये सारी चीजें क्या है, आपके करंट एसेट। तो करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जितना पैसा लगता है, जितने पैसे उसमें लगे होते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा वर्किंग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जबकि नेट वर्किंग कैपिटल बताता है current assets minus current liabilities. It is the excess of current assets minus current liabilities. Why so? क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे करंट एसेट्स होते हैं जो करंट लाइबिलिटीज से आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे उधार पे, तो जब मैंने गुड्स खरीदा तो एक मेरा स्टॉक बढ़ा, लेकिन मैंने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं की। ये स्टॉक मेरे पास कहाँ से आया, लाइबिलिटी से रेज हुआ, मैंने क्रेडिटर्स से खरीदा। ओके, तो कई सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो मेरी करंट लाइबिलिटी से रेज हो जाते हैं। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो बच जाते हैं जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होता है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, नेट वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट। अभी दो तरह के होते हैं, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज ऑल द करंट एसेट। सारे करंट एसेट को खरीदने के लिए जितना अमाउंट चाहिए वो ग्रॉस। और
एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटीज इज नेट। इसका मतलब काफी सारे करंट एसेट्स हैं जो करंट लायबिलिटीज से ही अरेंज हो जाते हैं, कुछ बच जाएगा तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए रहेगा, उसके लिए हम देखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। अभी ये वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस को कितना चाहिए, अगेन आप ये डिसाइड करते हैं कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर। अगेन उसमें से पहले दो फैक्टर्स तो सेम रहेंगे, नेचर एंड स्केल। नाउ नेचर का मतलब क्या है, अगेन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैं तो आप लार्ज स्केल में डील कर रहे होंगे, तो रॉ मटेरियल्स आपको ज्यादा चाहिए होंगे, तो उस केस में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। जबकि अगर आप ट्रेडिंग यूनिट हो तो आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, उसका मतलब आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगता है देन द ट्रेडिंग यूनिट। अभी हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में भी दो ऑप्शन है, या तो आप होलसेलर होगे या तो आप रिटेलर होगे। तो होलसेलर अगर आप हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए देन इन कंपेरिजन टू द रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर को वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है इन कंपेरिजन टू द ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में भी होलसेलर को ज्यादा लगता है देन द रिटेलर। फिर हम बात करते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगेन लार्ज स्केल में अगर आप काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, एंड अगर आप स्मॉल स्केल में काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस। अभी अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है तो ज्यादा डिमांड होगी, और डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। वहीं अगर रिसेशन या डिप्रेशन है तो कोई डिमांड ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो सामान बनाना भी नहीं पड़ेगा, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगता है। तो बूम पीरियड में ज्यादा लगता है, डिप्रेशन पीरियड में कम लगता है। फिर आता है बिजनेस साइकिल के बाद प्रोडक्शन साइकिल करते हैं, रिलेटेड हो जाएगा। अभी प्रोडक्शन साइकिल या फिर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में अगर आप वही लेबर इंटेंसिव मेथड से, इस बार अच्छा कैपिटल इंटेंसिव होगा या फिर लेबर इंटेंसिव होगा। अब अगर आप कैपिटल इंटेंसिव से कर रहे होते तो मशीन चाहिए होती तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता, लेकिन अगर आप लेबर से काम करवा रहे हो तो आपको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, तो फिर आपको करंट एसेट चाहिए होंगे, कैश वगैरह चाहिए होगा, तो उस केस में अगर आप कैपिटल इंटेंसिव से करवा रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, जबकि लेबर इंटेंसिव मेथड से कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। वर्किंग कैपिटल मतलब रूटीन एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए जो पैसा चाहिए वो ज्यादा लगता है लेबर में, और कैपिटल में कम लगता है। इसके बाद अगर हम आ जाए सीजनल फैक्टर्स में, तो सीजनल फैक्टर्स का मतलब होता है कि कई बार ऑन सीजन होता है और ऑफ सीजन होता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री है तो समर सीजन में डिमांड ज्यादा होगी, तब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा, और जब विंटर सीजन आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। फिर आता है क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड का मतलब होता है कि आपने उधार पे सामान दिया, और क्रेडिट अवेल्ड मतलब आपको उधार पे सामान मिला। तो अगर आप क्रेडिट अलाउड, बहुत लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, इजीली सबको आप उधार पे पैसा दे दे रहे हैं, उधार पे सामान दे दे रहे हैं, तो आपके पास जो भी सामान है हर किसी को आप उधार पे ही दे रहे हैं, तो मतलब आपको पेमेंट मिल नहीं रही है, आपके पास पैसा आ नहीं रहा है, तो उस केस में सामान, कच्चा सामान या बाकी सारी मैनेजमेंट करने के लिए आपको ज्यादा पैसा रेज करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा उधार देते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। अगर आप किसी को भी उधार देते ही नहीं है, सबसे ऑन द स्पॉट कैश रिसीव करते हैं, सबसे पेमेंट रिसीव करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा और पैसा रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सबसे पैसा आ चुका है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो अगर आप आसानी से सबको लोन देते हैं, उधार पे सामान देते हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, और अगर आप सबको उधार पे सामान नहीं देते तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। उसका जस्ट अपोजिट है क्रेडिट अवेल। आपको उधार मिलता है कि नहीं मिलता, अगर इजिली आपको हर सप्लायर उधार का सामान दे देता है तो फिर आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की जरूरत है ही नहीं, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। लेकिन अगर आपको कोई उधार नहीं देता, सब तुरंत आपसे पैसा मांगते हैं, तो आपको पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा, देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। तो आप अगर उधार देते हो तो ज्यादा चाहिए, उधार नहीं देते तो कम चाहिए। आपको अगर उधार मिलता है तो फिर कम चाहिए, लेकिन अगर उधार नहीं मिलता तो पैसा देना पड़ेगा, तब आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। फिर आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। आप कितना अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाते हो ये भी डिसाइड करता है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, कम से कम खर्चे में आप पूरा जो प्रोडक्शन है वो कर लेते हैं बिना कोई वेस्टेज किए, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। लेकिन अगर आप इनएफिशिएंट है, बहुत सारा वेस्टेज करते हैं, खर्चा ज्यादा लगाते हैं, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स। क्या आपके आसपास ये रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो आपके आसपास ये रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस।
लेकिन ये आसपास अवेलेबल नहीं है, आपको दूर दूर से दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके लाना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। तो आसपास अगर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो कम पैसा चाहिए, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ज्यादा पैसा चाहिए। फिर आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर जिस फील्ड में आप हैं वहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपटीशन अगर ज्यादा है तो आपको दूसरों से आगे निकलने के लिए काफी सारी फैसिलिटीज अपने कस्टमर को देनी पड़ेगी। जैसे उधार पे सामान आप कंपलसरी देना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी भी दे रहे हैं, होम डिलीवरी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी क्योंकि बाकी भी दे रहे हैं। अब इतनी सारी फैसिलिटीज अगर आप देंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। वहीं अगर कॉम्पिटिशन मार्केट में नहीं है तो आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इकलौते आप ही हो जिसके पास वो सामान अवेलेबल है, तो चाहिए तो आपके पास ही आना पड़ेगा। उस केस में आप कोई इंप्रेस करने के लिए खर्चा नहीं करोगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। अगर आप जिस चीज में डील करते हो उसके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई है, ज्यादा महंगा मिलने लगा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। और अगर आपको वो सस्ते में मिल जाता है, वही सेम रेट चल रहे हैं, कोई महंगाई नहीं आ रही है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। ओके, तो मान लीजिए अगर मैं शर्ट्स बनाती हूँ, अब शर्ट्स बनाने के लिए मुझे फैब्रिक चाहिए, थ्रेड्स चाहिए, बटन्स चाहिए, कॉलर्स चाहिए, ये सारी चीजें अगर मार्केट में बहुत महंगी बिक रही हैं अब, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। और ये सारी चीजें पहले से भी सस्ते में मिल रही हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। लास्ट हम बात करेंगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की। अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में आपकी सेल्स बहुत ट्रिमेंडस रेट से बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, क्योंकि फिर ज्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में ऐसी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। तो इसमें हमने वही 4-5 पॉइंट्स देखे, नेचर तो था ही, स्केल भी था, इसके अलावा हमने बिजनेस साइकिल देखी कि बूम पीरियड में ज्यादा, रिसेशन डिप्रेशन में कम, प्रोडक्शन साइकिल वगैरह भी देखी, प्रोडक्शन साइकिल एंड टेक्नोलॉजी लेबर से करवा रहे हो तो ज्यादा, मशीन से करवा रहे हो तो कम। फिर हमने देखा क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। आप उधार दे रहे हो तो ज्यादा, आप उधार नहीं दे रहे तो कम, पर क्रेडिट आपको मिल रहा है तो कम, नहीं मिल रहा है तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा। फिर हमने ग्रोथ की बात की, ग्रोथ फ्यूचर में दिख रही है तो ज्यादा, फ्यूचर में ग्रोथ नहीं दिख रही है तो कम। सीजन की बात की, ऑन सीजन में ज्यादा, ऑफ सीजन में कम। तो अगर आपको ये 8 पॉइंट याद है तो इनफ है, बाकी सबके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि इन्फ्लेशन, कंपटीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एक्सेट्रा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। बस एक जो हमने प्रैक्टिकल छोड़ा हुआ है उसे हम करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमने देखा था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपको बताता है डेट टू इक्विटी, कितना आपको डेट लेना पड़ रहा है, कितनी आप इक्विटी ले रहे हो, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ना। उसी को ही टेस्ट करने के लिए हम फाइनेंशियल लेवरेज करते हैं, जिसका दूसरा नाम है ट्रेड ऑन इक्विटी। अब फाइनेंशियल लेवरेज बताता है द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। ये बताता है प्रपोर्शन ऑफ डेट, पूरे आपके कैपिटल के अमाउंट में डेट का अमाउंट कितना है, मतलब कितना आपने उधारी ली हुई है या कितना आपको उधार लेना चाहिए, ये बताता है फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये क्लियरली बात करता है कि डेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो बताता है प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इन ओवरऑल कैपिटल, फॉल्स, नहीं, ये बताता है प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर आप जब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये सेम आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा ही है, डेट टू इक्विटी निकालता है। अब आपको इसमें देखना होता है कि जब ROI ज्यादा हो जाए, रिटर्न आपको ज्यादा मिले और रेट कम लग रहा है, मतलब जिस जो आपको डेट ले रहा है वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम ले रहा है, तो डेट लेना चाहिए। लेकिन अगर रिटर्न उतना नहीं आ रहा, उससे ज्यादा तो वो रेट ले रहा है, तो अगर जो आपको उधार पैसा दे रहा है वो ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहा है, तो फिर डेट नहीं लेना चाहिए, फिर इक्विटी ही प्रेफर करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट के कंपैरिजन में कितना है, कम है या ज्यादा है। एंड इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आप मेजर करेंगे विद द फॉर्मूला EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो आपने कितना अर्न किया और आपने कितना पैसा लगाया था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मान लीजिए मैंने किसी फर्म में 50 लाख रुपए लगाए थे और मैंने उसमें से 10 लाख रुपए अर्न किए हैं। मैंने अर्न किए हैं 10 लाख रुपए और मैंने लगाए कितने थे, 50 लाख रुपए। तो इसका मतलब मेरा जो ROI है वो कितना है, 20% है। तो मैं उसमें जितना पैसा लगाऊंगी मुझे इस पे रिटर्न कितना मिलेगा, 20% का प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो ये मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है।
चलिए अभी करके देखते हैं कि एक सिचुएशन है जहां पर आपने टोटल कैपिटल लगाया है 50 लाख रुपए। इसमें ये जो 50 लाख रुपए का कैपिटल था ये डिवाइडेड था 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। तो ये जो टोटल कैपिटल है 50 लाख रुपए आपके पास कैसे आया? आपने 5 लाख शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए का एक। डेट आपने कुछ लिया ही नहीं, पूरा का पूरा 50 लाख कहाँ से था? शेयर से, इक्विटी से था। तो इंटरेस्ट रेट 10% है, टैक्स रेट आपका वही 30% है और अर्निंग है आपकी 7 लाख रुपए। सिचुएशन 2 बाकी सारी चीजें सेम है। अभी भी आपने टोटल कैपिटल 50 लाख लगवाया है, बस चेंज ये है कि अब आपने इक्विटी से 40 लाख लिया है। 4 लाख शेयर्स दिए हैं 10 का एक, तो इक्विटी से कितना आया? 40 लाख। बचा हुआ 10 लाख इस बार डेट से आया है, बाकी सारी चीजें सेम है। सिचुएशन 3 जहां पे अभी भी आपने जो टोटल कैपिटल लगाया है वो 50 लाख है, बस चेंज ये है कि अब आपकी कैपिटल से 3 लाख शेयर्स इशू किए आपने 10 का एक, मतलब 30 लाख रुपए आपने इक्विटी ली है और बाकी का बचा हुआ 20 लाख क्या है? डेट है। बाकी सारी चीजें सेम है। आपको बताना ये है फाइनेंशियल लेवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की हेल्प से कि कौन सी सिचुएशन ज्यादा प्रॉफिटेबल है। डेट लेना इस कंडीशन में अच्छा था या बुरा प्रूफ हो रहा है, वो आपको बताना है। तो पहले तो हम टेस्ट कर लेते हैं, है ना। डेट अच्छा है या बुरा है कैसे पता चलता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI वर्सेस रेट निकाल लेते हैं। अभी रेट तीनों सिचुएशन पे कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। तीनों सिचुएशन पे रेट कितना दिया हुआ है? 10%। और ROI कैसे निकलता है? अर्निंग अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। अर्निंग तीनों सिचुएशन में कितनी है? 7 लाख रुपए और टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों सिचुएशन में 50 लाख रुपए की है। तो टोटल 50 लाख रुपए लगाए तब जाके 7 लाख रुपए का आपको अर्निंग मिल रही है। इनटू 100 करेंगे तो ये 5 जीरो ऊपर कटेंगे, 5 नीचे, ठीक है। 5 1 5, 5 2 टाइम्स 10, 7 2 टाइम्स 14। तो यहाँ पे ROI 14% निकल कर आ रहा है, जबकि रेट कितना है? 10%। तो ROI क्लियरली हमें दिख रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, रिटर्न ज्यादा मिलता है, तो क्या प्रेफर करना चाहिए? डेट प्रेफर करना चाहिए। तो मतलब इन तीनों सिचुएशन में जिसमें डेट ज्यादा होगा, इसमें 20 लाख का डेट है, पहले 10 लाख का डेट है और फिर पहले कोई भी डेट नहीं था। तीनों सिचुएशन पे जिसमें डेट ज्यादा है वही प्रॉफिटेबल होगा। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन 3 प्रॉफिटेबल है, बट प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। ओके, प्रूव करते हैं। सिचुएशन 1 में हमने टोटल कैपिटल लगाया 50 लाख, अर्निंग कितना हुआ? 7 लाख का। तो हम सबसे पहले अर्निंग उठाएंगे। अर्निंग कितनी है? 7 लाख। पहले इसमें से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट वैसे 10% है, पर ये 10% डेट का होना चाहिए और डेट तो हमने कुछ लिया ही नहीं, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 0। तो इंटरेस्ट हटाने के बाद अभी भी हमारे पास अर्निंग कितनी बची है? 7 लाख। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट हटा दिया, अभी टैक्स हटाना है। टैक्स कितना है? 30%। 30% ऑफ व्हाट? ऑफ योर अर्निंग। तो 7 लाख अर्निंग बची हुई है, इसका 30% टैक्स में जाएगा, तो 7 3 21, तो 2,10,000 टैक्स में जाएगा। टैक्स में हटाने के बाद फिर हमारे पास कितनी अर्निंग बच रही है? 4,90,000 की अर्निंग बच रही है। ये 4,90,000 जो हमारे पास अमाउंट बचा है, ये कौन लेकर जाएगा? सारे शेयर होल्डर्स। कितने शेयर है हमारे पास? 5 लाख शेयर हमने इशू किए हैं। कुल मिला के पैसा 50 लाख आया है, लेकिन कितने शेयर हैं? 5 लाख। तो 5 लाख शेयर होल्डर्स में ये अमाउंट हम डिवाइड कर देंगे, देखेंगे अर्निंग पर शेयर कितना आएगा। ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ये समथिंग आएगा 0.9 के आसपास। एक और नंबर निकाल लेते हैं, डिवाइड करना है 49 को 50 से, तो 0. ये 9 5 जा 45, 450, देन बचेगा 40, तो 5 8 जा 40, तो 0.98 आपका अर्निंग पर शेयर निकल रहा है इन फर्स्ट केस। मतलब हर एक शेयर के बदले शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? 0.98 का डिविडेंड अर्निंग। अभी हम बात करते हैं सिचुएशन 2 में। तो अभी हमारे पास अर्निंग कितनी है? 7 लाख। पहले इसमें से इंटरेस्ट हटाएंगे। इंटरेस्ट कितना है? 10%। किसका इंटरेस्ट होता है? डेट का। डेट 10 लाख है, 10 लाख का 10% इंटरेस्ट होगा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट का हटा दूं तो बचता है मेरे पास 6 लाख रुपए। अभी उसके बाद माइनस होता है टैक्स। टैक्स कितना है? 30%। 30% ऑफ वॉट? योर अर्निंग। तो हमारे पास अभी 6 लाख की अर्निंग बाकी है, जिसका 30% मतलब 6 18, 1,80,000 रुपए टैक्स में जाएगा। तो टैक्स में हटाने के बाद फिर हमारे पास जो अर्निंग बची है वो है 4,20,000।
अब ये 4,20,000 सारे शेयर होल्डर्स की है। शेयर होल्डर्स इस बार कितने हैं? 4 लाख शेयर्स हैं। तो डिवाइड करेंगे 4 लाख शेयर्स में, तो 4 जीरोस कैंसिल, ये हो जाएगा 0.0 नहीं सॉरी 1.5 में भी एग्जैक्टली निकाल के देखते हैं। तो हमें 42 को डिवाइड करना है 40 से, तो 1 टाइम्स 40, फिर ये 2 रिमाइंडर 0.0 अगेन 0, तो 4 5 जा 20। ओके, तो यहाँ पे हमारा अर्निंग पर शेयर कितना निकला? 1.05 निकला। इसके पहले वाले सिचुएशन में कितना निकला था? 0.98। तो क्लियरली इस बार थोड़ा सा ज्यादा है। अभी थर्ड सिचुएशन में भी देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में हमारी अर्निंग कितनी है? 7 लाख रुपए। इसमें से पहले हमारा इंटरेस्ट आएगा, तो कितना इंटरेस्ट है? 10% का डेट पर। तो डेट 20 लाख, उसका 10% निकालेंगे तो 2 लाख। 2 लाख का इंटरेस्ट अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 5 लाख रुपए की अर्निंग। 5 लाख में से फिर हमारा टैक्स माइनस होगा 30%, तो 5 3 होता है 15, तो 1,50,000 का हम टैक्स दे रहे होंगे। उसे हटाने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो है 3,50,000। ये 3,50,000 बटेगा सारे शेयर्स में। कितने शेयर्स हैं इस बार? 3 लाख शेयर्स हैं। तो 3 लाख शेयर्स में हम ये बांटेंगे, तो 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। इस बार हमारा अमाउंट आएगा 1.116 में भी एग्जैक्टली निकाल के देखते हैं। तो 3,35,000 को डिवाइड करना है 30 से, तो ये 1 टाइम्स 30 बचेगा हमारे पास 5.0, 1 टाइम अगेन 30, और ये बचेगा हमारे पास 20, देन 6 टाइम्स 180, तो 1.16 इस बार अर्निंग पर शेयर है। पिछले दोनों सिचुएशन के कंपैरिजन में इस बार अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ रहा है। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली सिर्फ इतना पूछा जाए कि आप बताइए कि तीनों सिचुएशन में प्रॉफिटेबल कौन रहेगी, तो आप कंपेयर करेंगे आरओआई को रेट के साथ। अगर आरओआई ज्यादा आ रहा है तो आपको देखना है जिसमें डेट ज्यादा होगा वो सिचुएशन वो जीत जाएगी। लेकिन अगर वो आपसे बोले कि प्रूव करिए, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लीजिए और ये बताइए या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की हेल्प से बताइए, तो उसमें फिर आपको अर्निंग लेना है, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस फिर बांट के देखना है कि जिसमें अर्निंग पर शेयर ज्यादा निकल रहा होगा, दैट सिचुएशन विल विन। नाउ यही सिचुएशन आपको ट्राई करनी है विद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख रुपीज। तो क्विकली इसको भी करके देख लेते हैं। बाकी सारी सिचुएशन सेम, बस इस बार अर्निंग कितनी रहेगी? 3 लाख रुपए। ओके, तो एक सिचुएशन ले लेते हैं, सिचुएशन 1। इसमें आपका टोटल जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा अगेन 50 लाख रुपए। पहले केस में आपने इक्विटी ली है पूरे 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस केस में डेट था कुछ भी नहीं। जो रेट चल रहा था वो कितना था? 10%। जो टैक्स है वो कितना है? 30%। और इस पर उसने हमारे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग लेने के लिए बोला उसने 3 लाख। दूसरे केस में भी अगर हम ले लें सिचुएशन 2, तो अगेन इस बार कैपिटल कितना है? 50 लाख, लेकिन इसमें इक्विटी कितनी होगी? 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और इसमें डेट कितना होगा? 40 लाख अगर इक्विटी से आ रहा है तो बचा हुआ 10 लाख डेट से आएगा। इसमें जो रेट इंटरेस्ट रहेगा वो 10% रहेगा, जो टैक्स रहेगा वो अगेन 30% रहेगा, और इसमें भी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 3 लाख रुपए रहेगा। थर्ड सिचुएशन अगर ले लेंगे तो इसमें अगेन हमारे पास जो कैपिटल है वो 50 लाख, इसमें इक्विटी रहेगी हमारी 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 30 लैक्स। डेट रहेगा 30 लाख, यहाँ से आया तो 20 लाख का डेट। रेट अगेन 10%, टैक्स अगेन 30%, और जो अर्निंग है हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 3 लाख रुपए। ओके, नाउ हम पहले टेस्ट करके देख लेते हैं आरओआई से कि क्या कौन सी सिचुएशन विन करनी चाहिए। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए अर्निंग कितनी है? 3 लाख, उसको डिवाइड करेंगे टोटल कैपिटल कितना है? 50 लाख इंटू 100, तो हमारा निकल कर आएगा ये 5 जीरोस कैंसिल 51 टाइम, और ये 2 टाइम 3 2 जा 6% है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आरओआई। जबकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है तीनों केसेस में? 10%। अभी क्लियरली दिख रहा है कि हमारा रिटर्न कम है, रेट ज्यादा है, और रेट जब ज्यादा हो जाए डेट पर तो हमें डेट प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो वो सिचुएशन विन करेगी जिसमें डेट नहीं होगा,
तो इन तीनों में से डेट इसमें नहीं है, सिचुएशन 1 ये विन करनी चाहिए। प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे। सबसे पहले पहली सिचुएशन जो हमारे पास है जिसमें अर्निंग कितना है 3 लाख रुपए, तो इस 3 लाख में से पहले तो हम इंटरेस्ट का अमाउंट हटाएंगे। इंटरेस्ट क्योंकि डेट पर होता है, डेट कुछ है ही नहीं तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं। डायरेक्टली आते हैं टैक्स पर। टैक्स 30% था, 3 लाख का 30% मतलब होता है 90,000। अगर इसे हटा दे तो हमारे पास बचता है 2,10,000। अब ये 2,10,000 डिवाइड हो जाएगा, सारे इक्विटी कितने हैं 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो हमारे पास आएगा अर्निंग पर शेयर 4 जीरोस कैंसिल। अब ये बचेगा 0.042 में भी। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं। अगेन इसमें हमारे पास अर्निंग कितनी है 3 लाख। पहले इसमें से इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट कितना है 10% इंटरेस्ट ऑफ डेट, 10 लाख पे 10% मतलब 1 लाख का तो इंटरेस्ट जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा कितना 2 लाख। 2 लाख बचने के बाद फिर इसमें टैक्स जाएगा 30% का, तो 3 2 6 मतलब 60,000 का टैक्स जाएगा। टैक्स हटाने के बाद हमारे पास बचता है 1,40,000। अब ये 1,40,000 जो है वो डिवाइड हो जाएगा अमंग द शेयर होल्डर्स। कितने शेयर्स हैं 4 लाख शेयर्स हैं, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 जीरोस विल बी कैंसिल्ड। अभी यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0 पॉइंट करके देख लेते हैं, एक सेकेंड। डिवाइड करना है हमें 14 को विद 40, तो 0.43 टाइम्स 4 3 12 120, ठीक है 0, ये 4 5 20, तो 0.35 समथिंग इसका आंसर आ रहा है 0.35। तो यहां से हमें दिख रहा है कि पहली वाली सिचुएशन इससे तो बेटर ही थी, क्योंकि पहले हमें 0.42 का अर्निंग मिल रहा था, अभी 0.35 जो कि वर्स है। लास्ट कंडीशन देखते हैं। अगेन हमारे पास अर्निंग कितनी है 3 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे पहले तो रेट जो कि 10% है ऑफ 20 लाख, तो हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख का रेट माइनस करने के बाद हमारे पास जो अर्निंग बचेगी वो बचेगी 1 लाख की। उसमें फिर टैक्स देंगे 30%, तो टैक्स का अमाउंट 30,000 हटाने के बाद फिर हमारे पास बचा सिर्फ 70,000। अभी 70,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द शेयर होल्डर्स। 3 लाख शेयर्स हैं, तो 3 लाख शेयर होल्डर्स में ये डिवाइड करेंगे तो 4 जीरोस विल बी कैंसिल। अब 4 जीरोस कैंसिल होने के बाद फिर ये आएगा समथिंग अराउंड 0.2 करके कुछ आएगा, कर के देख लेते हैं। हमें डिवाइड करना है 7 को विथ 30, तो 0.3 2 6 60, 10 विल बी रिमेनिंग, देन ये आएगा 3 टाइम्स 0.23, तो 0.23 हमारी थर्ड सिचुएशन होगी। समझ में आ रहा है कि सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन जीतेगी जिसमें डेट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमने प्रूव किया, और पता तो पहले ही था जब हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंपेयर किया था। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ऑलमोस्ट नहीं, सारे ही टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।